हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज यूपीएसआई की जो आपकी कंप्यूटर की है वो महा मैराथन क्लास है। इसके पहले हमने दो जो है शॉर्ट जो है मैराथन क्लासेस बनाई हुई हैं, लेकिन ये आपकी महा मैराथन होगी। इसमें आपका सारा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप यूपीएसआई में कंप्यूटर में कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को अगर आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके 20 क्वेश्चंस जो है सही होने के चांसेस हो जाएंगे। इसका मतलब आप 80% यहाँ पे नंबर प्राप्त कर सकते हैं केवल आपकी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैराथन वीडियो लेके आए हैं, तो इस वीडियो में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं और फटाफट आपके पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से डेटा इनपुट के रूप में ग्रहण करके उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट के रूप में दे देता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जो है आपका कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। कुछ शब्द आप यहाँ पे सीखिए। पहले यहाँ पे जैसे डेटा होता है, ध्यान से देखिएगा। डेटा क्या होता है? तो कच्चे मटेरियल को हम डेटा बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, कच्चे तथ्य को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। कच्चे तथ्य को डेटा बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन किसे बोलते हैं? इंफॉर्मेशन किसे बोलते हैं? तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो आपका डेटा होता है, जो डेटा होता है वो प्रोसेसिंग के बाद क्या बन जाता है? वो इंफॉर्मेशन में बन जाता है और इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं सूचना। इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं। और इन दोनों प्रक्रियाओं को के बीच में कौन काम करता है? तो बीच में आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करता है। इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर। इसी को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। तो यहाँ पे डेटा हो जाएगा और इसके बाद प्रोसेस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आगे देखते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो अबैकस सबसे पहला गणना यंत्र था, सबसे पहला। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। अबैकस को किस देश द्वारा बनाया गया था? तो चीन के द्वारा बनाया गया है। अबैकस की उत्पत्ति किससे हुई है? तो या फिर हम कहें कि परकलन यानी कि कैलकुलेटर की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अबैकस से ही हुई है। अबैकस से ही कैलकुलेटर की उत्पत्ति हुई है। अगला पॉइंट आता है हमारा कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो एनियक आपका पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एनियक का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो 1946 ईस्वी में एनियक का आविष्कार हुआ था। अगला है, एनियक का पूरा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएसआई में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। एनियक की खोज किसने की थी? जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने एनियक की खोज की थी। वाणिज्य जो है उपयोग के लिए सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था? तो यूनिवेक था। इसका मतलब है कि कमर्शियल के रूप में किसे यूज किया गया था? तो यूनिवेक को यूज किया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला है कि भारत का पहला डाक एटीएम कहाँ खोला गया था? तो चेन्नई में खोला गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये आपका पार्ट हम यहाँ से रिमूव कर दिए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेपियर बोन्स का आविष्कार जो है किसने किया था? अब देखिए यहाँ पे जॉन नेपियर से दिए हुए हैं और नेपियर्स बोन्स, देखिए नेपियर बोन्स और जॉन नेपियर। उसके बाद पास्कलाइन के आविष्कारक कौन है? तो पास्कलाइन के आविष्कारक आपके ब्लेज पास्कल हैं। आप देख सकते हैं पास्कलाइन से क्या बन रहा है? पास्कल बन रहा है। पास्कलाइन से क्या बन रहा है? पास्कल बन रहा है। ये ट्रिक आप याद करिएगा, आप एग्जाम में गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार आपके चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। अगला पॉइंट होता है आधुनिक कंप्यूटर का जो है खोज कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में की गई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में की गई थी। अगला पॉइंट हमारा आता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो अभी तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हो चुकी हैं? तो अभी तक आपकी टोटल 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। कितनी जनरेशन हो चुकी हैं? 5 जनरेशन हो चुकी हैं। कौन कौन सी जनरेशन है आप देख सकते हैं। पहली जनरेशन हमारी क्या थी? तो इस जनरेशन में आप केवल
पॉइंट लिखिएगा कि निर्वात वाल्व का यूज़ किया गया था इस टेक्नोलॉजी में, यानी कि इस जनरेशन में निर्वात वाल्व यानी कि इसको वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया था। और आप देख सकते हैं कि इसके जो कंप्यूटर होते थे वो बड़े बड़े होते थे, यानी कि आकार में बहुत बड़े होते थे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल वैक्यूम ट्यूब देख लेना है और आकार में बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे। अब आगे चलते हैं, जो है इसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे ये देख लेना है। एनियक है, एडवैक है और हाँ एनियक है, एडवैक है, यूनिवैक है, मार्क फर्स्ट है, IBM 701 है। ये इसमें पंच कार्ड पर आधारित थी, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी थी 1G आपकी पंच कार्ड पे आधारित थी। अगला है हमारा, हाँ यहाँ पे जो 4G में G का मतलब होता है जनरेशन होता है, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो G का मतलब क्या होगा, जनरेशन, और जनरेशन को हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी। सेकेंड जनरेशन में केवल आपको देखना है कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। किसका इस्तेमाल हुआ था, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद थर्ड आता है, तो थर्ड क्या है, IC। थर्ड में क्या है, IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट का इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और IC से कुछ जो है यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। IC किस धातु की बनी होती है, तो सिलिकॉन धातु की IC बनी होती है। किस धातु की, सिलिकॉन धातु की IC बनी होती है। सिलिकॉन धातु कहाँ पाई जाती है, बेंगलोर में सिलिकॉन जो है धातु पाई जाती है। IC की खोज किसने की थी, JS किल्बी ने IC की खोज की थी। JS किल्बी ने IC की खोज की थी। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं या सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन हमारी जो है इसमें केवल याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर का जो है चलन किस जनरेशन में आया, तो फोर्थ जनरेशन में आया। और इसमें VLSI का भी यूज़ हुआ, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो है इसके आकार, जो कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत ही छोटे थे, आकार में बहुत ही छोटे थे, और इसकी मेमोरी क्षमता क्या थी, अधिक थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा आता है पॉइंट कि फिफ्थ जनरेशन में क्या है, तो फिफ्थ जनरेशन में आप देखिएगा केवल AI का इस्तेमाल हुआ था। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि। अब आगे देखते हैं इसमें किसका इस्तेमाल हुआ था, तो इसमें रोबोट का इस्तेमाल हुआ था। किसका हुआ था, रोबोट का इस्तेमाल इस जनरेशन में हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे और कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, तो यहाँ पे SLI का भी इस्तेमाल हुआ, SI का भी इस्तेमाल हुआ, जिसको बोलते हैं सुपर लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेटेड चिप भी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे ULSI का इस्तेमाल हुआ था। इस टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दिए हुए हैं। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो आपके कार्य के हिसाब से 3 होते हैं। कार्य के हिसाब से 3, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। लेकिन किसके आधार पर, तो वर्ग के हिसाब से ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला है कि हमारा कंप्यूटर के जो आपके टाइप्स होते हैं ये आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से 4 होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और आपका क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम उसके बाद सुपर, यहाँ पे देख सकते हैं चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो युद्ध के क्षेत्र में या फिर रिसर्च के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब इसका यूज़ किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर के, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है विजय, किसको कहा जाता है, अगर आपने पॉइंट नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, विजय भटकर को कहा जाता है। भटकर को क्या कहा जाता है, ये भटकर को कहा जाता है कि सुपर कंप्यूटर के जनक, वो भी भारत के। और ये क्वेश्चंस आपका कहाँ पे पूछा गया था, तो दिल्ली पुलिस में सीधे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया था कि सुपर कंप्यूटर यानी कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो विजय भटकर को कहा जाता है। आगे पॉइंट देखते हैं, तो भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर हमारा कौन सा है, तो परम 8000 है भारत में। इसको किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, हाँ परम 10,000 को सीडैक कंपनी द्वारा बनाया गया, जो पुणे में भी है। देखिए यहाँ पे 10,000 को भी बनाया था और 8,000 को भी बनाया था, इसी कंपनी ने, सीडैक कंपनी ने इसको बनाया था। और सीडैक कंपनी हमारी कहाँ पे है, तो सीडैक कंपनी हमारी पुणे में है। और पुणे कहाँ पे है, तो पुणे हमारा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र जो है प्रदेश में है। अगर हम आगे बात करते हैं, तो आगे हमारा है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर हमारा क्रे फर्स्ट है। और क्रे फर्स्ट कब बना था, तो 1976 में बना था, 1976 में ये हमारा बना था। अगला होता है
अगला हमारा पॉइंट आता है हार्डवेयर। यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में समझिएगा, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वे कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के वे कंपोनेंट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर बोलते हैं। या फिर जो भी कंप्यूटर की भौतिकी बनावट होती है या फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं और स्टोरेज डिवाइस होती हैं आदि। उसके बाद मदरबोर्ड हो गया आपका, मदरबोर्ड के बाद एसएमपीएस हो गया। और इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी डिवाइसें होंगी वो सारी आपकी क्या होंगी? हार्डवेयर होंगी। क्या होंगी? हार्डवेयर होंगी। आगे चलते हैं तो जितनी भी आपके कंप्यूटर में डिवाइसें होती हैं ये सभी हार्डवेयर कहलाती हैं। अगला आता है हमारा सॉफ्टवेयर आता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह प्रोग्रामों का एक सेट होता है। ध्यान से देखिएगा, सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्रामों का सेट होता है। बाकी सॉफ्टवेयर की बहुत सारी डिफिनेशन है, लेकिन जो आपके कंप्यूटर में, जो आपके कंपटीशन में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्राम क्या है, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो आपको बताना है कि यह प्रोग्रामों का एक सेट है। बाकी सॉफ्टवेयर होता क्या है कि आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को कार्यशील बनाता है। इसका ऐसे हम अगर बात करें तो ये आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो सभी डिवाइसों को चलाने योग्य बनाता है, ये सॉफ्टवेयर बनाता है। इसके पार्ट कितने होते हैं? तो इसके पार्ट कितने होते हैं? 2 प्रकार के आपके होते हैं। अभी आपका एग्ज़ाम जो हुआ था हाल ही में, तो ट्रिपल के उसमें पूछा गया था क्वेश्चन ये कि सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को जो है रनिंग मोड पे पहुंचा देते हैं। इसका मतलब हाँ, आपका सिस्टम रेडी है, अब आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है, कार्य करने योग्य हो गया है। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ओएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा ओएस। अगर बात करते हैं आगे यूटिलिटी, हाँ ओएस में कौन कौन से आते हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैक हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ये सभी क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आप जिस फ़ोन से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, इसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ी हुई है? तो मोबाइल में, आपके मोबाइल फ़ोन्स में या तो आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे या फिर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे। तो एंड्रॉयड फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे। यूटिलिटी क्या होते हैं? तो यूटिलिटी क्या होते हैं कि हमारे सिस्टम को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। हमारे सिस्टम को मेंटेन करते हैं। मेंटेन कैसे करते हैं? जैसे हमारे कंप्यूटर में सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि एंटीवायरस इसमें आते हैं। हमारे एंटीवायरस जो होते हैं वो यूटिलिटी में आते हैं। उसके बाद बैकअप सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी आपके किस में आते हैं? यूटिलिटी में आते हैं। बैकअप हो गया और उसके बाद आपका एंटीवायरस हो गया। एंटीवायरस के साथ साथ आपके जो डिस्क क्लीनर होते हैं ये भी आपके किस में आ जाते हैं? स्क्रीन सेवर होते हैं, यूटिलिटी में आ जाते हैं। आगे बात करते हैं ड्राइवर में। तो ड्राइवर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो भी हम डिवाइस क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया इत्यादि जो डिवाइसें हम लगाते हैं तो उनके लिए एक सेटअप होता है। उनके लिए क्या होता है? एक सेटअप होता है। वो सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो ड्राइवर के अंतर्गत आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो व्यक्ति यानी कि जो यूज़र अपने दैनिक कार्य के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नोटपैड, वर्ड, एक्सेल, पेंट और टैली। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स में जो भी आप ऐप्स जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो वो सारे क्या होते हैं? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सारे लगभग क्या होते हैं? आपके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सब आपके क्या हैं? तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कैसे सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए पूरा जो है डिस्क्राइब है, यहाँ पे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर चलाने और
उसे ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे सब प्रोग्रामों का समूह होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं या फिर उसे क्या करते हैं, ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विंडोज़ एक्सपी आ जाए, आप सीधे टिक करिए ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ आ जाए 7 आ जाए, सीधे आप टिक करिए। विंडोज़ 8 आ जाए, विंडोज़ 10 आ जाए और विंडोज़ 95 आ जाए, विंडोज़ विस्टा आ जाए, ये सभी आपके विंडोज़ लगा हुआ है तो इसका मतलब समझिएगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। अगर लाइनेक्स है तो लाइनेक्स अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए हमने बताया था अभी आपको, मैक, अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। आगे चलते हैं तो आगे देखिएगा एंड्रॉयड आता है। क्या आता है, एंड्रॉयड भी एक आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मोबाइल में सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको बताना है एंड्रॉयड। अगर पूछे दूसरे नंबर पे कौन है तो दूसरे नंबर पे बताइएगा मैक, जो आपके क्या होते हैं, एप्पल के फ़ोन होते हैं। उसमें आईफोन जिनको आप बोलते हो, आईफोन में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। और आप जो जैसे रेडमी है, रियलमी है, उसके बाद सैमसंग है, ये सारी फ़ोन, ओप्पो है, तो ये सब जो फ़ोन यूज़ करते हो उसमें आपकी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखते हैं, यूटिलिटी क्या होता है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यह क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है जो आपके सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत एंटीवायरस आते हैं, डिस्क क्लीनर आते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जब कोई फाइल आपकी परमानेंट के लिए डिलीट हो जाती है आपके मोबाइल फ़ोन से या फिर आपके कंप्यूटर लैपटॉप से या फिर आपके पेन ड्राइव से, तो हम लोग उस फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए बैकअप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। और बैकअप सॉफ्टवेयर की सहायता से हम लोग जो भी फाइलें डिलीट हो जाती हैं उनका फिर से बैकअप ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं तो अगला हमारा होता है हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आ गई। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे इनपुट डिवाइसें क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइसें वे डिवाइसें होती हैं जिनके माध्यम से डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेजते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर में जो भी चीज़ें जाएंगी वो सब इनपुट हैं और जिस डिवाइस से जाएंगी वो सब डिवाइसें आपकी इनपुट हैं। जैसे आपका आता है क्या है, माउस है, माउस इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस है। एमआई जो है माइक्रोफोन क्या है, आपकी माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस के साथ साथ आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है और ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसमें सर्कल कर रहे हैं वो आपकी सब पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएंगी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, चार हमने बता दिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस के साथ साथ चारों आपकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी हैं। इसका यूज़ गेम खेलने के लिए करते हैं। स्कैनर आपकी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन आपकी इनपुट डिवाइस है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका इस्तेमाल हम लोग प्रायः चेक में जो पड़े नंबरों को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपके एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अगला हमारा है तो अगला है OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। BCR का फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर, किसी भी प्रोडक्ट में पड़े बार को रीड करने का काम करता है। उसके बाद बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। वेब कैम का मतलब होता है जो कैमरा है, कैमरा भी आपकी इनपुट डिवाइस है। अगला है आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, तो आउटपुट डिवाइसें वे डिवाइसें होती हैं जिनके माध्यम से हम किसी चीज़ को कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आ गया किसका, SI का, और उसमें आपका नाम आ गया, तो आप उसको प्रिंट आउट करके निकालेंगे। तो प्रिंट आउट आप ले रहे हैं किस डिवाइस से ले रहे हैं प्रिंट, तो आप प्रिंटर से ले रहे हैं, इसलिए प्रिंटर आपकी क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। और एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब आपका टर शब्द का उच्चारण हो, जब आपका टर शब्द का उच्चारण हो किसमें, आउटपुट में, तो आप समझिएगा कि ये आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब किसी भी उसमें टर शब्द की ध्वनि अगर उत्पन्न हो जाए तो आपको समझना है कि ये आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। देखिए जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, उसके बाद देखिए प्रोजेक्टर, उसके बाद प्लॉटर, ये सब आपके क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। आप देख सकते हैं। उसके बाद हेडफोन हो गया, उसके बाद स्पीकर हो गए। तो आपकी चार डिवाइसें जो है चार डिवाइसें में जो टर शब्द की उच्चारण हो रही है, तो इसका मतलब है ये आपके क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। अगला है मॉनिटर क्या होता है, तो मॉनिटर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं, जो पुराने आपके मॉनिटर होते हैं वो किस पे होते थे, CRT पे होते थे, इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, जिसमें बड़ी सी ट्यूब निकली होती थी। LCD क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। TFT क्या होती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। LED क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड होती है। अगर हम बात करें जो आपकी स्क्रीन होती है उसकी जो
लंबाई होती है उसको किस में नापते हैं, तो उसको हम किस विकर्णगत नापते हैं। इसका मतलब कहते हैं ना कि 32 इंच की आपकी डिस्प्ले है, तो ये डिस्प्ले कैसे नापते हैं, ये विकर्णगत नापते हैं, इस तरीके से नापते हैं, ना कि हम इसकी लंबाई और चौड़ाई नापते हैं। क्या नापते हैं, विकर्ण इसका नापते हैं। तो विकर्ण जितनी होगी, अगर 32 इंच है तो आपकी टीवी 32 इंच हो जाएगी। स्क्रीन की जो साइज है वो विकर्णगत नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। और प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है। सॉफ्ट कॉपी क्या है कि जो कंप्यूटर के अंदर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, और जैसे ही प्रिंटर के द्वारा ये बाहर हो जाएगी इसे हम क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी बोलेंगे। देखते हैं प्रिंटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्रिंटर को यहाँ पे दो पार्ट में बांटा गया है। आपका पहला प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट है, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आपके कैरेक्टर प्रिंटर आते हैं, उसके बाद लाइन प्रिंटर आते हैं, और यहाँ पे आपके इंकजेट प्रिंटर होते हैं, और क्या होते हैं आपके इंकजेट होता है, और क्या होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो सबसे अच्छा प्रिंटर होता है वो लेज़र प्रिंटर होता है। अगर हम बात करें कि कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर आते हैं और डेजी व्हील आते हैं, और उसके बाद लाइन प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, तो ड्रम प्रिंटर आते हैं और चैन प्रिंटर आपके आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फिर से आप देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपके प्रिंटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रिंटर की स्पीड किस पे मापते हैं, पीपीएम पर। इसको हम बोलते हैं पेज प्रति मिनट। क्या है, प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो पीपीएम पर मापते हैं। अगर हम बात करें क्वालिटी किस पे मापते हैं, तो क्वालिटी होती है डीपीआई डॉट पर इंच। क्वालिटी क्या होती है, डीपीआई डॉट पर इंच। अगर हम बात करें कि प्रिंटर जिस पेज को प्रिंट करता है उसे हम बोलते क्या हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। अगला है हमारा, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरा देख लिया है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर किस में आते हैं, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर ये सब आपके किस में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, थर्मल हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, लेजर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इंकजेट हो जाएगा। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसमें लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा आता है, तो अगला है कि लेज़र प्रिंटर, सीपीयू थोड़ा सा अलग हो गया, सीपीयू थोड़ा सा इसको काट दीजिएगा। लेज़र प्रिंटर सबसे अच्छा प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर कैसा होता है, सबसे अच्छा प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर की डीपीआई कितनी होती है, 600 या 600 से अधिक होती है। इसकी डीपीआई क्या होती है, 600 या 600 से अधिक होती है। इंकजेट की डीपीआई कितनी होती है, 300 या 300 से अधिक इसकी डीपीआई होती है। अगला हमारा पॉइंट आता है, तो अगला देखते हैं कि यहाँ पे इनपुट है और ये आपका कंट्रोल है। इसका मतलब है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, और इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। यहाँ पे आपकी कौन कौन से की काम करती हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे डिवाइस से काम करती हैं, तो सारी इनपुट डिवाइस होंगे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेंट, ये सब। जिससे मान लीजिए हमने 2+2 दे दिया, और यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का मतलब है 2+2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग कराएंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, नियत आउटपुट मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें, यहीं पर आपको समझा देते हैं, जो CPU होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, इन सारी प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है कि पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करना, और मेमोरी यूनिट का मतलब होता है कि चीज़ों को क्या करना, स्टोर करना। अगला हमारा है, तो हाँ यहाँ पे देख लीजिए, आउटपुट का मतलब है कि जो भी हमारा सीपीयू इनपुट लेने के बाद, उसमें प्रोसेस करने के बाद जो भी चीज़ें हमें देता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। और यही आउटपुट हमारा किस में होता है, इन्फॉर्मेशन में होता है। अब यहाँ पे देखिए सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, तो सीपीयू के जो है आपके 3 पार्ट होते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। सीपीयू कंप्यूटर का दिल भी होता है। इसका मतलब कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों आपका क्या होता है, तो दोनों सीपीयू होता है। अगर हम बात करें, इसे किसके नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर की सभी डिवाइस इसी से जुड़ी होती हैं। कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसें आपकी जुड़ी होती हैं सब इसी से जुड़ी होती हैं। और मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि MIPS क्या होता है, तो MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापी जाती है। सीपीयू की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो MIPS पर मापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड पर मापी जाती है। अगला है इनमें से
इसके 3 भाग होते हैं, एलयू, एमयू और सीयू। इनके बारे में सारी चीज़ें आपको पता हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। जो है प्रोसेसर की गति बिट पर निर्भर रहती है। जैसे आपका 8 बिट होता था प्रोसेसर, फिर उसके बाद 16 बिट हो गया, फिर आपका 32 बिट हो गया, अब उसके बाद 64 बिट हो गया। इस तरीके से आपके प्रोसेसर की आपकी क्या बनती है, बढ़ती है, बिट्स को हम बढ़ा देते हैं। अगला हमारा है, इसके उदाहरण हैं, जैसे आपका पेंटियम हो गया, डुअल कोर हो गया, हेक्सा कोर हो गया, ऑक्टा कोर हो गया, आई कोर i3 हो गया, i5 हो गया, और उसके बाद i7 हो गया। ये सभी आपके क्या हैं, प्रोसेसर के उदाहरण हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हो जाएंगे आपके, और एक अन्य दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा सीपीयू नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे एएलयू तार्किक और गणितीय अंकगणितीय प्रोसेस करता है। यह जोड़, घटाव, गुणा, भाग से संबंधित कार्य को करता है। इसका मतलब कौन, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से क्लियर है। मेमोरी यूनिट का मतलब होता है इस भाग में कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देश टास्क स्टोर किए जाते हैं। इसे रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब डेटा को जो स्टोर किया जाता है वो मेमोरी में किया जाता है। अगला है सीपीयू है, सीयू है। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, या पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। देखिए हमारी वीडियो थोड़ा सा फास्ट जरूर होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिवीजन करवा दें। अगला हमारा है, अगला पॉइंट आएगा, देखिए देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन एक तो आपका बनेगा ही बनेगा। अगर आप इसको ध्यान से ढंग से पढ़ लेंगे तो अब क्वेश्चन आपका कभी भी गलत होने वाला नहीं है। 1 बिट बराबर क्या होता है, तो बाइनरी डिजिट होता है। और बाइनरी डिजिट में कितने डिजिट होते हैं, तो 0 और 1 होते हैं। बाइनरी डिजिट में कितने होते हैं, 0 और 1 होते हैं। यहाँ 0 आपके लिए क्या होता है, आपके लिए फॉल्स होता है, और 1 आपके लिए क्या होता है, ट्रू होता है। अगर हम बात करें आगे, तो 4 बिट्स को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, 4 बिट्स को जोड़ते हैं तो 1 निबल बनता है। अगर हम 8 बिट्स को जोड़ते हैं तो 1 बाइट बनता है, या फिर 2 निबल बनता है। 1 बाइट बनता है या फिर 2 निबल बनता है। अगला है 1024 जो है बाइट्स को जोड़ते हैं तो 1 केबी बनता है, जिसको हम किलो बाइट बोलते हैं। और इसका मान कितना होता है, 2 की पावर 10 बाइट्स होता है। क्या होता है, 2 की पावर 10 बाइट्स होता है। अगर हम आगे देखते हैं 1024, तो 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है, जिसको हम बोलते हैं मेगाबाइट बोलते हैं। और ये 2 की पावर 20 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 जीबी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गीगाबाइट बोलते हैं। और ये 2 की पावर 30 बाइट के बराबर है। अगला हमारा है 1024 जीबी हमारा 1 टीबी के बराबर होगा, जिसको हम टेराबाइट बोलते हैं। 1024 टीबी बराबर 1 पीबी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटाबाइट बोलते हैं। 1024 पीबी बराबर 1 ईबी होगा, इसको बोलते हैं एक्साबाइट बोलते हैं। 1024 ईबी बराबर 1 जेडबी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जोटा बाइट बोलते हैं। अगला हमारा आता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट होती है। और इसके बाद हमारा है कंप्यूटर में 10 की पावर 3 बाइट, इसका मतलब हो जाएगा 1000 जो है बाइट बराबर लगभग क्या होगा, 1 केबी के हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 1000 में 3 जीरो और लगा दीजिए, इसका मतलब 3 जीरो और फिर 3 जीरो। तो आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये क्या हो जाएगा, लाख। तो 1 लाख बाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1 एमबी हो जाएगा। तो 10 लाख हो जाएगा। ये 10 लाख बराबर क्या हो जाएगा, 10 लाख बाइट बराबर 1 एमबी हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी होगा भी, अभी आप देखेंगे लगभग 1000 केबी बराबर क्या होगा, तो 1 एमबी के बराबर होगा। अगर हम बात करें 1 बिलियन बाइट बराबर क्या होगा, तो 1 बिलियन बाइट को हम क्या बोलते हैं, 1 अरब बोलते हैं। और 1 अरब बाइट्स बराबर क्या होगा, 1 जीबी हो जाएगा। अगला है कि 1 मिलियन, इसका मतलब 10 लाख बाइट्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 एमबी हो जाएगा। अगला हमारा है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो 2 भागों में बांटी जाती है, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। कौन कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। अगर हम बात करें कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, तो हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एक मिनट। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत रैम और रोम मेमोरी आती है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, और इसके बाद डीवीडी, सीडी, ये सभी आपकी मेमोरियाँ आती हैं। आप देख सकते हैं ये आपकी रैम है,
ये आपकी रैम है, ये रोम है, ये हार्ड डिस्क है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक आपकी क्या होती है अस्थायी मेमोरी है। उसके बाद रोम है, यह स्थायी मेमोरी है, इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क होती है, इसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लॉपी डिस्क है, चित्र देख लीजिए, ये डीवीडी है, डिजिटल वीडियो डिस्क है, ये आपकी जो है मेमोरी कार्ड है, ये ब्लू रे डिस्क है, ये सीडी है, और ये आपकी क्या है पेन ड्राइव है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बीआरडी आपका ब्लू रे डिस्क इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। किसे ब्लू रे डिस्क बोलते हैं तो बीआरडी को हम इसको ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आगे है कि रैंडम यह रीड एंड राइट मेमोरी होती है, इसे टेम्परेरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जब डाटा सप्लाई कट जाता है ना रैम में, जब रैम में डेटा पावर सप्लाई कटते ही मिट जाता है, रैम में डेटा पावर सप्लाई कटते ही मिट जाता है। रैम का डेटा यूज़र लिख पढ़ दोनों सकता है। इसका मतलब रैम में जो भी डेटा होता है उसको यूज़र लिख और पढ़ दोनों सकता है। अगला हमारा है रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी अगला पॉइंट होता है। तो अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा रोम। रोम को हम क्या बोलते हैं, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे पावर सप्लाई कट जाती है आपका डेटा इरेज नहीं होता है, उसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और यह एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है, यह एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है। रोम में डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, रोम में डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। रोम मेमोरी है ना, रोम मेमोरी में कंपनी अपना डेटा स्टोर करके देती है। इसका मतलब जो भी डेटा कंपनियां जब किसी प्रोडक्ट को निर्माण करती हैं तो बनाते समय जो भी डेटा भरती हैं वो सब अपना डेटा रोम मेमोरी में भरती हैं, इसीलिए आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। जैसे हम आपको आज बहुत अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, आपके पास कोई फ़ोन होगा, जब उसको आप स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखा होता है, तो वह कंपनी अपना नाम कहाँ पे लिखेगी तो रोम मेमोरी में लिखेगी, उसको यूज़र डिलीट नहीं कर सकता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पी रोम के बारे में और देखते हैं। यह आपकी मेमोरी निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो है भरी जाती है। जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो बनाते ही समय उस मेमोरी को पहले से ही भर दिया जाता है। इसको यूज़र केवल रीड कर सकता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। रोम में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप केवल उसमें डेटा को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, बाकी एडिटिंग नहीं कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी क्या आती है, हार्ड डिस्क आती है। यह एक हार्ड डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक धातु की बनी होती है। यह आपकी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। अगला हमारा है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क में आप ये याद रखिएगा कि फ्लॉपी डिस्क किसकी बनी होती है तो चुंबकीय धातु की बनी होती है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी होती है तो वो होती है 1.44 MB। क्या होती है 1.44 MB होती है। अगला हमारा पॉइंट आता है, तो अगला है सीडी। सीडी क्या है, कंपैक्ट डिस्क होती है, इसका नाम कंपैक्ट डिस्क होता है। इसमें 700 MB स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और उसके बाद डीवीडी आती है, डिजिटल वीडियो डिस्क, इसे डिजिटल वर्सटाइल भी कहते हैं। यहाँ पर जो है आपकी जो तुलना होती है सीडी की, तो सीडी की तुलना में इसकी स्टोरेज बहुत होती है, 4.7 GB होती है। कितनी होती है 4.7 GB होती है। अगला है ब्लू रे डिस्क। अगला है हमारा क्या है ब्लू रे डिस्क। इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है सीडी डीवीडी से अधिक होती है और लगभग आपकी 25 से 50 GB के बीच में आपकी ब्लू रे डिस्क की क्षमता होती है। अगला हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं तो इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं से सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती हैं, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कि कंप्यूटर को करना क्या है, इसलिए हम प्रोग्रामिंग भाषाओं का यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामिंग भाषाओं से ही हम लोग क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे आप लोग गेम देखते हैं, गेम है, एप्लीकेशंस हैं, ये सब आपकी क्या होती हैं तो ये प्रोग्रामिंग भाषाओं के द्वारा हम ही सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर में कई प्रोग्राम का समूह होता है। जो आपका एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या होता है, कई सारे प्रोग्राम बने होते
हैं। जो लोगों के द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं उन्हें प्रोग्रामर कहते हैं। अगर क्वेश्चंस में आ जाए कि प्रोग्रामर किसे कहते हैं, तो जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को लिखेगा, राइट करेगा, वही क्या कहलाएगा, प्रोग्रामर कहलाएगा। अगला पॉइंट हमारा है कि प्रोग्रामिंग भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पे आपको 2 भी मिल जाएंगे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहली है मशीन लेवल लैंग्वेज है, उसके बाद असेंबली लेवल लैंग्वेज है और आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को हम कहाँ पे जोड़ देते हैं, तो मशीन लेवल में जोड़ देते हैं। तो कहीं पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी वीडियो में 3 मिली हैं और किसी की वीडियो में आपको 2 मिल जाएंगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मशीन लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज आ जाएगी। अगला हमारा पॉइंट होता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, कि मशीनरी भाषा क्या होती है। ये केवल समझना है 0 और 1 के रूप में आपकी मशीन भाषा समझती है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, इसको केवल 0 और 1 ही पता होता है। कंप्यूटर को 0 और 1 ही पता होता है। अब इस भाषा को कंप्यूटर द्वारा सीधे समझा जाता है। 0 और 1 के रूप में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहा जाता है। हमारे लिए इसे समझना कठिन होता है। इसका मतलब है, क्लियर है कि जो मैन है वो किस पे डिपेंड होते हैं, तो वो मशीन पे डिपेंड नहीं होते हैं। इसका मतलब हमें जो है समझना कठिन है, तो कंप्यूटर को समझना इस लैंग्वेज को आसान है। अगला है असेंबली लेवल लैंग्वेज। यह जो है आपकी क्या है कि 0 और 1 की तुलना में अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल प्रोग्राम का जो है प्रोग्राम ज़्यादा इसमें आसानी से लिखे जा सकते हैं। इस भाषा में अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका ऐड हो गया और उसके बाद ऐड जोड़ने के लिए हो गया, सब्ट्रैक्ट घटाने के लिए होगा। इसी तरीके से जो है इंग्लिश के वर्ड यूज़ हो जाते हैं, मोड है, सब्ट्रैक्ट है, इन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है कि इस भाषा को यूज़र आसानी से समझ सकता है। इसका मतलब है कि मनुष्य के द्वारा समझे जाने वाली कंप्यूटर की भाषाएं कौन होती हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसी भाषा में कंप्यूटर में, इसी भाषा में जो आपके प्रोग्रामर होते हैं क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। अगर आपका कोई प्रोग्राम बना हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो वो किस भाषा में बना होगा, तो वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में बना होगा। और हाई लेवल लैंग्वेज में आपका जो प्रोग्राम बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से आपके एग्जांपल, यहाँ से क्वेश्चंस तो बनने ही बनने हैं। आपका फोर्ट्रान होता है, सबसे फर्स्ट लैंग्वेज होती है। लोगो हो गया, उसके बाद आपका कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, लिस्प हो गया, उसके बाद एल्गो हो गया, अल्गो हो गया, और नेट हो गया, पैथन हो गया। इस तरीके से सभी आपकी क्या होती हैं, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहली भाषा आपकी कौन सी थी, तो हाई लेवल फोर्ट्रान थी। इसे फार्मूला ट्रांसलेटर के नाम से जाना जाता है, इसे फार्मूला ट्रांसलेटर के नाम से जाना जाता है। यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी जिसका प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ से इतने पॉइंट पूछ सकता है कि फोर्ट्रान क्या है और इससे इस कौन सी भाषा है और कौन सी भाषा के साथ साथ ये कब इस्तेमाल हुई थी और किस क्षेत्र में हुई थी, और इसे किस जो है प्रयोगशाला में हुआ था, विकसित किया गया था, तो बेल जो है प्रयोगशाला में इसको विकसित किया गया था। अगला हमारा आता है कोबोल। कोबोल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका है, और इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ है, इसका व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए है। अगला है हमारा, तो अगला हमारा है बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म है। इसका जो है विकास 1964 ईस्वी में प्रोफेसर आपका जॉन्स केम्पनी और आपके थॉमस कुटर्ज ने इनका जो है आविष्कार किया था। अगला हमारा है कि जो भी इंपॉर्टेंट होंगे हम आपको बता देंगे। ये भाषा आपकी जो लिस्प भाषा है ये पंचम पीढ़ी में इस्तेमाल हुई थी। इसका मतलब एआई में इसका इस्तेमाल हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका इस्तेमाल हुआ था। और इसका इस्तेमाल किसने किया था, जॉन आपके कामर्थी ने इसका जो है इसको बनाया था। आप समझ सकते हैं 1958 ईस्वी में इसको बनाया था, और किस MIT इंस्टीट्यूट में इसको विकसित किया गया था। इसका उपयोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किया गया था, जो कि हमने पहले आपको बता दिया है। अगला हमारा पास्कल है। पास्कल लैंग्वेज का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था, तो पास्कल लैंग्वेज 1971 में इसका इस्तेमाल किया गया था।
और इसका जो है शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं सी लैंग्वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल लैंग्वेज है, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको कब 1972 में डेनिस एम रिची द्वारा बनाया गया था। अगला पॉइंट हमारा है कि इसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बनाया गया था। इसे किसके लिए बनाया गया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बनाया गया था। अगला हमारा पॉइंट है, तो आपका फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज हुई थी, मशीन। ये देखिए फर्स्ट GL का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी, मशीन लेवल लैंग्वेज थी। उसके बाद सेकंड में क्या है, निम्न स्तरीय भाषा जो असेंबली लेवल भाषा से मिलकर बनी थी। उसके बाद सॉरी मेमोरी भर जाने के कारण थोड़ा सा आपके वीडियो में प्रॉब्लम आ गई। तो हाँ देखते हैं कि 2G में क्या था ना, दूसरी जनरेशन में क्या था, तो निम्न स्तरीय भाषा जो असेंबली भाषा से मिलकर बनी थी। उसके बाद सी लैंग्वेज का आविष्कार जो है, सी जो है लैंग्वेज किस जनरेशन में आई, तो तीसरी जनरेशन में सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। 4 जनरेशन का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ, तो 4 जनरेशन में हमारा SQL हो गया। और आपका क्या हो गया, ओरेकल का आविष्कार जो है, ओरेकल का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ, जो है चौथी जनरेशन में हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं 5वीं जनरेशन में विजुअल बेसिक और आपका लिस्प का इस्तेमाल किया गया। देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम आपका क्या होता है, देखते हैं एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, देखिएगा ये किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले बनाया जाता है ताकि प्रोग्राम बनाते समय कोई समस्या न आए। एल्गोरिदम किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। देखिए एल्गोरिदम क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले बना लिया जाता है और ताकि कोई भी समस्या हमारे पास क्रिएट ना हो। जैसे एग्जांपल देखिएगा तब समझ में आपको बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे है कि आपको स्कूल 10 बजे जाना है, आपका एग्ज़ाम है 10 बजे से एग्ज़ाम है, तो आप क्या करेंगे, सुबह 10 बजे से क्या सीधे 10 बजे से आप स्कूल पहुंच जाएंगे। उसके पहले भी कई सारी प्रक्रियाएं करनी होंगी। जैसे सुबह आप 8 बजे तैयार हो जाएंगे और उसके बाद 9 बजे आप नाश्ता जो है 8 बजे तैयार हो जाएंगे, उसके जस्ट बाद आप नाश्ता करेंगे और 9 बजे वाली बस पे आप चढ़ जाएंगे और 10 बजे आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया क्या, ये हो गया एल्गोरिदम। लेकिन फ्लो चार्ट में क्या अंतर होता है, देखिएगा फ्लो चार्ट में क्या अंतर होता है। यह एक प्रकार का प्लान होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का प्लान होता है। जब प्रोग्राम लिखा जाता है, जब प्रोग्राम लिखा जाता है, यह प्रोग्रामर के लिए रोड मैप की तरीके से काम करता है। यह किस तरीके से प्रोग्रामर के लिए काम करता है, रोड मैप के लिए। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप डायरेक्टली रोड मैप का इस्तेमाल कर लेते हो, उसी तरीके से फ्लो चार्ट काम करता है। यहाँ पे देखिएगा फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल हैं, यहाँ पे फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। पहला सिंबल देखेंगे, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट और एंड। इसका मतलब अंत, प्रारंभ और अंत इसी सिंबल से करते हैं किसी भी फ्लो चार्ट में। और इनपुट आउटपुट हम इसी से लेते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग हम इसी बॉक्स से करते हैं। ये आपका जो होता है बॉक्स होता है, इसको हम प्रोसेसिंग बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद इसको हम डिसीजन बॉक्स के साथ साथ डायमंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ये वाला होगा आपका। उसके बाद इसको हम एरो के साथ साथ फ्लो लाइन भी बोलते हैं, एरो लाइन और फ्लो लाइन। अब उसके बाद हमारा आता है कि एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हैं। ए बराबर यहाँ पे ए बराबर 10 दिया हुआ है और बी बराबर यहाँ पे 9 दिया हुआ है, सी बराबर आपको बताना होगा क्या। तो देखिए जो भी यहाँ पे है, तो ये इनपुट का है बॉक्स, ये किसका है, इनपुट का है, ये किसका है, प्रोसेस का है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए बराबर 10 मान लिया और बी बराबर हमने कितना मान लिया, आपने मान लिया 9। अब यहाँ पे देखिए किया क्या गया है कि a प्लस बी किया गया है। तो आप a प्लस बी बताएंगे कि 19 होगा, कितना होगा, 19 होगा। लेकिन ये 19 कहाँ चला जाएगा, ये 19 c के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब c में 19 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और जब आप c को प्रिंट करवाएंगे तो c को प्रिंट करवाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको 19 आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 19 आंसर मिल जाएगा। और यहीं से प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहीं से फ्लो चार्ट आपका एंड हो जाएगा। अब
देखिएगा आगे यूपीएएसआई में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? नीचे दिया गया फ्लो चार्ट जिनकी गणना करने के लिए है ना, आपको गणना करना है तो बहुत आसान था। इसमें कैसा था कि रीड जो है एन, इसका मतलब इनपुट इन्होंने एन मान लिया, और यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे सी बराबर ए प्लस बी दिया था, अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया ए बराबर एन मल्टीप्लाई, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई एन। तो अगर हम यहाँ दे देते, वहाँ पे दे देते ए गुणे बी दे देते, तो आप बताते यहाँ पे 19 वैल्यू थी, और सॉरी यहाँ पे 10 वैल्यू थी और यहाँ पे 9 थी, तो आप बता देते कि इसका हो जाएगा 190। लेकिन एन में कुछ वैल्यू नहीं है और एन में कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या बता देंगे? एन गुणे एन का मतलब हो जाएगा एन स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? एन स्क्वायर। अब ऑप्शंस में देख लीजिएगा कि ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जा रहा क्या? ये फ्लो की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है? एक प्रकार का कई सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, कई सारे सॉफ्टवेयरों का कलेक्शन है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो है आपका एक्सेस, इन सभी का आउटलुक, इन सभी का क्या है? कलेक्शन है। इसमें ऑफिस में जितने भी आपके वर्क होते हैं उनकी तरीके से, यानी कि जो भी आपके ऑफिस में वर्क होते हैं उनमें जो भी वर्क होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है तो वो वर्ड में करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है तब वर्ड पे बनाते हैं, आपको कोई एप्लीकेशंस लिखना है तब वर्ड पे बनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, एक्सेल में आपको जो भी कैलकुलेशन करना है, जैसे सैलरी शीट बनानी होगी, मार्कशीट बनानी होगी, किसी चीज़ का बिल करना हो, तो आपको इस पार्ट में आपको एक्सेल पढ़ाया जाएगा और वर्ड यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे कुछ संबंधित जो है पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। यह एक पैकेज या एप्लीकेशन सूट होता है। यह क्या होता है? एक पैकेज होता है या फिर एप्लीकेशन सूट होता है। इसमें कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक जैसे सॉफ्टवेयर एमएस जो है ऑफिस में मिलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आता है कि इसका आविष्कार जो है कब हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था हमारा 1988 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत आप देखिएगा कौन कौन से जो है क्या आते हैं? सॉफ्टवेयर्स आते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस तो बनने ही बनने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपका जरूर बनेगा। एमएस वर्ड को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। और एमएस एक्सेल को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। और इसमें डेटा की जो है फॉर्मेटिंग की जाती है। क्या की जाती है? फॉर्मेटिंग। इसका मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब आपके एक्सेल पे होते हैं। कैलकुलेशन आप समझिएगा कि कैलकुलेशन सब किससे होता है? तो वो एक्सेल सॉफ्टवेयर में होता है। अगला हमारा आता है पावर पॉइंट। कौन सा आता है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। जो भी आप अपनी बातों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट में बताना चाहते हो तो वो सब आप किससे बताते हो? पावर पॉइंट से बताते हो। इसलिए पावर पॉइंट को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस क्या होता है? डीबीएमएस होता है। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका होता है। एमएस एक्सेस का होता है। एमएस आउटलुक आता है। एमएस आउटलुक का जो होता काम क्या होता है? तो जो आपका ईमेल क्लाइंट होता है, जो आपका ईमेल चलता है वो कहाँ पे चलता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो वो आपका आउटलुक में चलता है। ये क्वेश्चंस आपके लिए आईएमपी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है पूरा वर्ड के बारे में। तो वर्ड के बारे में यहाँ पे सीखते हैं कि वर्ड क्या होता है। तो एमएस वर्ड में हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना, टेम्पलेट बनाना, सीवी बनाना, है ना, जो रिज्यूम बनाते हो, बायोडेटा बनाते हो, वो सारी चीज़ें जो टाइपिंग से संबंधित होती हैं वो सब आपके एमएस वर्ड में होती हैं। अब देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस है। आपने पहले ही इसको पढ़ लिया था। उसके बाद इसे किसी डॉक्यूमेंट्स जैसे ओपन करना, क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना एवं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे बायोडेटा हो गया, रिज्यूम हो गया, सीवी हो गया, फिर हमने बताया था कि टेम्पलेट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। इन सभी को टाइप करने के लिए हमें वो एमएस वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया जाता है, इसे किस कंपनी द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और इस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया था? चार्ल्स आपके जो थे, है ना,
हाँ, इसे किसने बनाया था? चार्ल्स जो है आपके चार्ल्स हैं, चार्ल्स सिमोनी हैं और एक लोग और हैं, इनको बोलते हैं रिचर्ड बॉडी बोलते हैं इनको। अगला अगला है कि इनको पहली बार कब बनाया गया था? तो 1983 ईस्वी में इसे रिलीज़ किया गया था। कब रिलीज़ किया गया था? तो इसे हम जो है 1983 ईस्वी में रिलीज जो है किया गया था। इस सॉफ्टवेयर को इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है? तो यह आपका कहाँ पे यूज़ हो सकता है? आपका विंडोज़ में हो सकता है, माइक में हो सकता है यानी कि एप्पल माइक में हो सकता है, ओएस में भी हो सकता है, एंड्रॉयड में भी हो सकता है और एप्पल आईओएस में भी हो सकता है। आईओएस का मतलब होता है कि आपका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम बोलते हैं आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग हम लाइनेक्स में भी कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? लाइनेक्स में कर सकते हैं। टोटल मिला के अगर बात की जाए तो एमएस वर्ड का यूज़ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? आपका किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कि इसमें कौन कौन से मेनू होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेनू कौन कौन से होते हैं? फाइल मेनू होता है, इसका जो है प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? जिससे कोई नई फाइल बनाना हो गया, उसके बाद पुराने फाइल को खोलना हो गया, फाइलों को खोलकर अपडेट करना हो, इसका मतलब अपडेट का मतलब कुछ ना एडिटिंग करना हो, कुछ ना कुछ उसमें क्या करना हो, चेंजेस करना हो, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो सब फाइल में होती हैं। अगर किसी फाइल को सुरक्षित करना, सेव करना है तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे कंट्रोल प्लस आपका क्या हो जाएगा? एन, न्यू फाइल के लिए। फिर उसके बाद अगर हम कर दें क्या, ओ कर दें तो किसके लिए? ये हो जाएगा आपका ओपन के लिए। अगर हम इसको क्या कर दें, इसको हम कर दें एस, तो ये किसके लिए हो जाएगा? सेव के लिए हो जाएगा। ये तीनों शॉर्टकट की आपने यहाँ से सीख ली हैं। अगला हमारा है कि यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसलिए करिएगा कि क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और आपके एडिट में कौन से आते हैं, व्यू में कौन से आते हैं, फॉर्मेट में कौन से आते हैं और टूल्स में क्या आते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। जैसे आपका न्यू हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, उसके बाद फाइल सर्च हो गया। तो ये सारी चीज़ें, प्रिंट होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? फाइल मेनू के अंतर्गत आती हैं। अगला हमारा आता है, तो अगला है एडिट आता है। देखिए एडिट का मतलब होता है क्या? संशोधन करना। संशोधन का मतलब होता है कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आपके एडिट मेनू के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मेनू, एडिट। ये जरूर आप याद रखिए, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीन जरूर याद रखिएगा। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो एडिट मेनू के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे आपको आगे बताते हैं। तो एडिट मेनू आप देख सकते हैं, जैसे अंडू हो गया, रीडू हो गया, उसके बाद कट, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, फिर सेलेक्ट ऑल हो गया, फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया और आपका गो टू हो गया। ये सब आपके इसमें आते हैं। तो ये सब आपके आते हैं एडिट मेनू में आते हैं। अगला हमारा आता है व्यू मेनू। व्यू मेनू में क्या होता है? तो व्यू मेनू में जो भी चीज़ें हम लोग खोल के देखते हैं, जो भी चीज़ें हम क्या करते हैं, देखते हैं, वो जो होती है वो सब हमारे व्यू मेनू में आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे नॉर्मल व्यू हो गया और उसके बाद वेब लेआउट हो गया, प्रिंट लेआउट हो गया, आउटलाइन हो गई, ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं? व्यू में आती हैं। हाँ, जूम किस में आता है? तो ये भी आपका व्यू में आता है। अगले फुल स्क्रीन भी आपकी किस में आती है? व्यू में आती हैं। इसको जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इंसर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट में हम क्या करते हैं? पेज नंबर को इंसर्ट करते हैं, समय और तारीख को इंसर्ट करते हैं और क्या करते हैं कि जो भी हमारी इमेजेस होती हैं वो भी हमारी इंसर्ट में होते हैं। आप देख सकते हैं पेज नंबर, डेट एंड टाइम, फिर ऑटो टेक्स्ट, उसके बाद सिंबल इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पिक्चर्स भी हम किस में इंसर्ट करते हैं? तो हम वर्ड में पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं और पिक्चर का ये है ही है, ये आपका किसका है? इंसर्ट मेनू का है। तो अगर आपको किसी भी वर्ड में पिक्चर को जोड़नी है तो किस मेनू के अंतर्गत आप जोड़ सकते हो? तो आप इंसर्ट मेनू के अंतर्गत। और इंसर्ट मेनू के अंतर्गत किस पे आप क्लिक करोगे? तो आप किस पे क्लिक करोगे? पिक्चर पे क्लिक करोगे। अगला है ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि जो भी आप शेप्स वगैरह लेना चाहते हो या किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप कुछ बना के यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बुक मार्क होता है और हाइपर लिंक होता है। बुक मार्क की शॉर्टकट की क्या होती है? हाइपर लिंक की होती है, कंट्रोल प्लस के जो है शॉर्टकट की होती है। अगला हमारा आता है फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं कौन कौन से। जिससे आपका फॉन्ट हो गया, उसके बाद पैराग्राफ हो गया, बुलेट एंड नंबरिंग हो गया और आपका क्या हो जाएगा? शेडिंग और बॉर्डर हो गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसमें? फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, फॉर्मेट के बाद आप देख सकते हैं कि
ये आपका लिखा हुआ है कि एम एस वर्ड की होम टैब को आप कीबोर्ड से Alt+H दबाकर भी इसके टूल्स को एक्टिव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर होम टैब को आपको दबाना है तो आपको, अगर होम टैब को एक्टिव करना है तो Alt+ आप H दबा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या, होम एक्टिव हो जाएगा, होम जो है आपका एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए ये 2000 किसका दिया हुआ है, 2000 आपका 19 का दिया हुआ है वर्ड। 2019 में आपके क्या है, टैब का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, टैब का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका होम, इंसर्ट, इनको हम सब क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा फिगर है। इस बटन को हम क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन बोलते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसकी कॉपी फ़ोटो आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका जो है नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है। और ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। लेकिन अगर हम बात करें, ये पूरा बार जो होता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड इसका भी है, तो इसका हम कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। हाँ, तो आप देखिएगा ये वाली जो पूरी पूरी लाइन हमारी है, ये वाली लाइन है, आप देखिएगा इसको हम बोलते हैं, आप टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार होगा। देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं कि ये पूरा ऊपर वाला टाइटल बार होता है। और उसके बाद इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन। ये क्या होता है, क्लोज बटन होता है। और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन। इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बटन बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इनको हम टैब बोलते हैं। देखिए यहाँ पे टैब लिखा होगा, ये आपका कहाँ गया इसका टैब, ये पूरे आपके टैब होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, टैब। होम टैब और इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब आपके क्या होते हैं, टैब होते हैं। और इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। देखिए इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और ये पूरा रिबन होता है। रिबन क्या होता है, तो रिबन, इतने को हम रिबन बोलते हैं। ये पूरा हमारा जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। अगला आपको बताते हैं, तो अगला क्या होता है हमारा, आप समझ रहे होंगे कि ये आपका ये पॉइंट क्या होता है, तो इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, तो आगे आपका क्या होता है, ये स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल बार इसको बोलते हैं। और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। कैसा होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। और सबसे नीचे जो पट्टी बनी होती है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। और ये आपका जूम स्लाइडर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जूम स्लाइडर। ये आपका जूम स्लाइडर होता है। इसका मतलब पेज को क्या करना, जूम इन करना और जूम आउट करना। ये आपका व्यू क्या होता है, टूल बार होता है। ये क्या होता है, व्यू टूल बार होता है। अगला हमारा आता है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। और इससे वर्ड 2007, 2013, 2016 ये सब क्या है, वर्जन है। देखते हैं कि वर्ड क्या होता है। तो वो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यह इसे हम वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट पैराग्राफ तैयार जो है कर सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं यह हमें टेक्स्ट पैराग्राफ तैयार करने में मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। और इसमें कितने टैब होते हैं, तो यहाँ पे टोटल आपके 7 टैब होते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सब आपके क्या होते हैं, तो ये आपके टैब होते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कितनी होती है, पहले से सेट कितनी होती है, 11। और अगर बात करें कि मिनिमम कितनी होती है, तो 1 होती है। और मैक्सिमम कितनी होती है, 1638 होती है। 1638 क्या होती है, मैक्सिमम होती है क्या, साइज़। मैक्सिमम क्या होती है, साइज़ होती है। हो सकता है यहाँ पे साइज़ लिखी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, मिनिमम आप 1 समझिएगा। मिनिमम मतलब वर्ड की साइज़, इसका मतलब जो वर्ड लिखा हुआ है या फॉन्ट लिखा हुआ है, इसकी साइज़ जो होती है ना, छोटी बड़ी, उसको हम बोलते हैं। जो 11 पहले से सेट होती है, इसका मतलब जब आप कोई काम करते हो तो 11 पे सेट होती है। लेकिन कम से कम उसको हम कितना बना सकते हैं, 1। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1638 इसकी साइज़ को हम बना सकते हैं। इसका मतलब बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड हमेशा क्या होता है, तो बैकग्राउंड हमेशा वाइट होता है। और हम बात करें कि फॉन्ट कलर, तो हमेशा क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर जूम की बात करेंगे, तो जूम कितना होता है, 100% जूम होता है। पेज का 100% जूम होता है। लेकिन जूम को हम जो है 10% कम से कम कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 500 यानी कि 500 इसको हम बढ़ा सकते हैं। अगला हमारा है, जब
जब वर्ड ओपन करते हैं तो टाइटल बार में डॉक्यूमेंट जो है फर्स्ट लिखा होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या लिखा होता है? फर्स्ट लिखा होता है। आप सीधे देख लीजिए, एग्जांपल आप देख लीजिए, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है। इसकी बात हम कर रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है, तो अगला है कि इसमें कौन कौन से वो होते हैं, बटन्स होते हैं। और हाँ, इसमें देखते हैं जब कोई फाइल सेव या सेव एज करते हैं तो हमेशा सेव एज का ही बॉक्स खुलकर आता है। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। जब कोई फाइल को सेव करते हो आप या फिर सेव एज करते हो तो उसमें कौन सा बॉक्स खुल के आता है? तो हमेशा सेव एज का बॉक्स खुल के आता है। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला है कि आपकी जो लाइन होती हैं उन लाइन के एरर्स का मतलब क्या होता है, या फिर हम समझते हैं इसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है? .docx होता है या फिर .odc होता है। क्या होता है? ओ गलत हो गया, ये गलत हो गया। .doc होगा। यहाँ पे आप हटा दीजिए इसको, .doc कर लीजिए, .doc हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका ये क्या होता है? रेड कलर। रेड कलर किसके लिए इंडिकेट करता है? तो वो स्पेलिंग गलत के लिए करता है। अगर ग्रीन है तो इसका मतलब ग्रामर मिस्टेक है, मतलब ग्रामर है। इच के स्थान पे आपने एम लगा दिया, एम के स्थान पे आपने आर लगा दिया, तो वो आपकी क्या है? ग्रामेटिकल एरर है। और अगर ब्लू आ जाए तो क्या है? फॉर्मेटिंग मिस्टेक है। इसकी जो आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो वहाँ पे वो गलती आप कर रहे हो। तो ये 3 हैं। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि ये रेड लाइन किसके लिए होती हैं? तो ग्रामर एंड स्पेलिंग के लिए होती है। सीधे आप बता दीजिए ग्रामर एंड स्पेलिंग के लिए होती। लेकिन स्पेशल अगर अलग अलग बात करेंगे तो तीनों अलग अलग हो जाए। अगला है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएस वर्ड को रन कमांड द्वारा किस से खोलते हैं? तो विन वर्ड से खोला जाता है। अगर हम बात करें कि रन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो विंडो प्लस आर होती है। क्या होती है? विंडो की आप सिंबल देखते हैं कि विंडो की हो गई, और प्लस आर दबा देते हैं तो आपका क्या खुल जाता है? रन कमांड खुल जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ें हमने पहले से बता दी कि वर्ड का मिनिमम साइज़ कितना होता है? 1 होता है, एंड मैक्सिमम साइज़ कितना होता है? 1638 इसकी मैक्सिमम। और यहाँ से शॉर्टकट की भी आपको सीखना है। और ये शॉर्टकट की जो हम आपको मैराथन क्लास में बताएंगे, ये केवल इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से शॉर्टकट की आपको याद करना है और कौन कौन से शॉर्टकट की आपको नहीं याद करना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए किसके लिए है? ऑल सेलेक्ट के लिए है। किसके लिए है? ऑल सेलेक्ट। देखिए कंट्रोल प्लस ए और इसे आल आप याद करिएगा। ए से क्या हो जाएगा? ऑल। याद हो गया। कंट्रोल प्लस बी, बी से स्टार्ट हो गया बोल्ट, बी से क्या हो जाएगा? बोल्ट। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। और कंट्रोल प्लस सी किसके लिए हो गया? कॉपी। अब याद रखिएगा कॉपी के लिए सी फिक्स हो चुका है, बोल्ट के लिए बी, बोल्ट के लिए फिक्स हो चुका है। अब किसी शॉर्टकट की में ये दोबारा यूज नहीं होगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस डी। देखिए कंट्रोल प्लस डी से कैसे याद करेंगे? ओपन डायलॉग बॉक्स, यानी कि डायलॉग बॉक्स से आप डी से याद कर सकते हो। देखिए डायलॉग बॉक्स, डी से क्या याद रख सकते हो? डायलॉग बॉक्स याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट। आप कहेंगे सेंटर अलाइनमेंट की कंट्रोल प्लस सी होनी चाहिए, लेकिन सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की ई होगी। क्यों? क्योंकि कंट्रोल प्लस सी जो है वो पहले से फिक्स हो गई है। अब याद कैसे रखना है कि देखिए यहाँ पे आपका क्या है? ये बना हुआ है, एक लाइन बीच में है कि नहीं? ये एक लाइन कहाँ पे है? बीच में लाइन है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ई के बीच में जो लाइन होती है, बीच का मतलब होता है सेंटर, और इसलिए सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एफ, एफ से क्या हो जाएगा? फाइंड, बिल्कुल याद रहेगा। कंट्रोल प्लस जी से क्या हो जाएगा? ओपन गो टू, यहाँ पे गो टू याद रखिएगा। जी से क्या याद रखिएगा? गो टू याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस एच, एच से याद रखिएगा। अब देखिए एच से आपको याद रखना क्या? आप एच से सीधे कहेंगे हाइपर लिंक। एच से कहते हैं, देखिए गलती कहाँ होती है बच्चे? एच से हाइपर लिंक लगाते हैं, लेकिन आपको हाइपर लिंक नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से समझिए, अगर हम एच यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, अगर एच हमने ऐसे यहाँ पे बना दिया है और इनके दोनों सिरों को हम ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका एच जो था वो ए में रिप्लेस हो गया है। एच जो है आपका किस में रिप्लेस हो गया है? ए में रिप्लेस हो गया है। इसलिए आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिप्लेस। क्या हो जाएगा? रिप्लेस। क्यों? क्योंकि एच से आपने रिप्लेस कर दिया ए में। अगला है याद करने की एक ट्रिक है कि आपको एच को किस में रिप्लेस कर देना है? ए में रिप्लेस कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका रिप्लेस शॉर्टकट की हो जाएगी। अगला आता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब आई है, आई से इटैलिक हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। जस्ट
जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे से आपका जस्टिफाई हो जाएगा, जे से क्या हो जाएगा, जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाएगा। केवल जस्टिफाई आपको याद रखना है, बाकी अलाइनमेंट तो ऑटोमेटिकली पीछे लगा रहेगा। अब देखिए हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक होता है। कैसे याद रखना है इसको, थोड़ा सा आपको देखना ये है कि हाइपरलिंक तो आपको हाइपरलिंक तो पता होगा कि कंट्रोल प्लस एच से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एच को हमने रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे याद रखना है कि कंट्रोल प्लस एच से क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के से हो जाएगा हाइपरलिंक, क्योंकि के बाद में आ रहा है, यह याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस के से हो जाएगा आपका क्या, कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जे हो गया था, जे का मतलब है जस्टिफाई, और कंट्रोल प्लस के हो गया था, के का मतलब है यहाँ पे हाइपर लिंक से संबंधित है। उसके बाद कंट्रोल प्लस एल है, तो एल से क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, एल से क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, इंडेंट पैराग्राफ होता है, या फिर इंडेंट आपका लेफ्ट इंडेंट होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, एन से होता है न्यू, एन से क्या होता है, न्यू फाइल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन होता है। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन होता है। और ओपन की दूसरी जो शॉर्टकट की होती है, अगर क्वेश्चंस को टफ करना होगा तो वहां पे कंट्रोल प्लस F12 आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का यूज करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस P किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए। अगर इसको और कठिन बनाना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 दे देंगे, जो कि आपकी प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल P से क्या होता है, कंट्रोल प्लस Q से क्या होता है, क्लियर इंडेंट होता है। कंट्रोल प्लस R से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस S से क्या होता है, सेव होता है, या फिर शिफ्ट प्लस F12 से क्या होता है, सेव होता है। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है आपका हैंगिंग इंडेंट होता है, या फिर टैब सेटिंग होती है। कंट्रोल प्लस यू से होता है अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। और पेस्ट की दूसरी भी शॉर्टकट की होती है, जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी बोलते हैं। ये शिफ्ट जो है शॉर्टकट की आपके लिए नई होंगी, आप देख सकते हैं इसको। कंट्रोल प्लस जो है डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज विंडोज होता है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, तो वाई से रीडू होता है। और कंट्रोल प्लस जेड से आपका अंडू होता है। उसके बाद आप देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस इक्वल से होता है आपका जो है सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल से होता है सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद केस चेंज की शॉर्टकट की क्या होती है, तो केस चेंज की होती है आपकी जो है शिफ्ट प्लस F3 होती है। उसके बाद F1 से क्या होता है, हेल्प होता है, F1 से हेल्प हो जाएगा। F3 से फाइंड नेक्स्ट हो जाएगा। F4 से हो जाएगा रिपीट द लास्ट एक्शन हो जाएगा। F5 से हो जाएगा ओपन फाइंड एंड रिप्लेस गो टू बटन हो जाएगा। उसके बाद F7 से हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, और स्पेशली आपकी जो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज़ करते हैं, या फिर हम F7 का ग्रामर चेक करने के लिए भी करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, सेव एज की शॉर्टकट की होती है, F12 सेव एज की होती है। इसके बाद हम अभ्यास जो है प्रश्न कर लेते हैं, देखिएगा। तो अभ्यास प्रश्न इसमें आप बताइएगा कि किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पूर्व देखा जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू जो होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले जो देखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सेलेक्ट अंडरलाइन को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की। हमने बताया था कि बोल्ड का मतलब होता है कंट्रोल प्लस बी। क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की कुंजी होती है, सेलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने के लिए। तो अंडरलाइन करने के लिए आपकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस यू हो जाएगी, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू हो जाएगी। अगला है कि सेलेक्ट लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, तो डबल अंडरलाइन के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की यूज होती है। अगला है टेक्स्ट में चयनित को कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करना किसी भी फाइल को। और उसके बाद देखते हैं दूसरा मान आता है। अब इसमें देखिए आपका स्प्रेडशीट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल क्या है, तो एक्सेल ऐप का क्या है, कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो बिलिंग काटने के लिए, मार्कशीट बनाने के लिए, सैलरी शीट बनाने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पे देखते हैं इसका यूज़ कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। इसको हम एक्सेल को हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, स्प्रेडशीट के भी नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसका जो इंस्ट्रक्शन होता है डॉट XL
XLS होता है, या फिर डॉट XLS इस X इसका जो है क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। देखिए हमने बताया था कि फाइल के दो प्रकार होते हैं, एक फाइल नेम होता है और दूसरा इंस्ट्रक्शन नेम होता है। और इसकी जूमिंग मैक्सिमम कितनी होती है 400 और इसकी मिनिमम कितनी होती है 10 होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग इसकी कितनी होती है तो 100% पे ये पहले से ही सेट होता है। आगे चलते हैं तो आगे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं, हाँ ये पूरा आपका बना हुआ है। तो ये आपका है टाइटल बार, ये क्या है टाइटल बार, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। और जितने भी बार हमने आपको बताए हैं वो बार वहीं पे आपके रहेंगे। जैसे इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या होता है ऑफिस बटन, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस बटन, जो कि आपने पहले ही पढ़ लिया है। उसके बाद ये सब आपके क्या होते हैं टैब होते हैं, देख लीजिए टैब बने हुए हैं, ये सारे आपके क्या हैं टैब हैं। उसके बाद आप देखिएगा ये रिबन हमने वहाँ पर बताया था आपको वर्ड में, ये आपका रिबन हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो होता है इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं नेम बॉक्स। इसका मतलब आपका सेल का जो एड्रेस होगा, आपका सेल का एड्रेस होगा, अगर यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब इसका एड्रेस यहाँ पे दिखा देगा। और उससे पहले आपको क्या समझना है यहाँ पे रो और कॉलम समझना। तो रो कौन कौन सी होती हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा, तो जो आपकी नंबर से स्टार्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं रो। जो नंबर से स्टार्ट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं रो बोलते हैं। और जो आपके अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉलम। तो ये आपकी जो लाइनें होती हैं ये कॉलम की होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं ये कॉलम की लाइनें हो गई। अगर हम बात करें ये वाली लाइनें तो ये आपकी क्या होती हैं तो ये आपकी रो होती हैं, ये क्या होती हैं रो होती हैं। और अगर हम बात करें कि इसका काम क्या होता है, इसको हम बोलते क्या हैं तो वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और ये आपकी क्या होती हैं तो वर्क शीट होती हैं। यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे अगर आपने इसको समझ लिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती हैं सीटें, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो 1 2 3 कितनी होती हैं यहाँ पे देख सकते हैं 3 आपकी बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है जो पहले से ही सेट होती है उनको हम क्या बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं स्टेटस बार कहाँ पे होता है, तो देखिए स्टेटस बार होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टेटस बार। व्यू टूल बार क्या होता है तो व्यू टूल बार आपका ये होता है, इसको हम जूम स्लाइडर बोलते हैं, जो कि वर्ड में हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपका क्या होता है, ये जो नीचे वाला होता है हॉरिजॉन्टल होता है। ये इंसर्ट न्यू जो है वर्क शीट होता है, इंसर्ट वर्क शीट नई बनाने के लिए। अगला हमारा आता है तो आप देखते हैं कि एक्सेल क्या है, इसे स्प्रेड शीट भी कहते हैं, जिनमें 3 जो है वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट पाई जाती हैं। क्या है 3 आपकी वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट पाई जाती हैं। अब बताते हैं वर्क बुक क्या होती है। तो सबसे पहले आप बुक को समझिएगा कि बुक क्या होती है। तो बुक कई सारे पेजों का कलेक्शन है, बुक क्या है कई सारे पेजों का कलेक्शन है। और हम बात करें तो एक्सेल के पेज को हम क्या बोलते हैं तो एक्सेल के पेज को हम सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सीट बोलते हैं एक्सेल के पेज को। तो यहाँ पे जो वर्क बुक हो जाएगी वो कई सारी वर्क सीटों का कलेक्शन हो जाएगी। देखिए अब वर्क बुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्क सीट्स। मैक्सिमम वर्क सीट कितनी होती हैं तो 255 होती हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्क बुक क्या होता है। तो वर्क बुक का मतलब है कि ये कई सारी सीटों का कलेक्शन है। किस सीट का वर्क सीट का कलेक्शन है। आगे है तो आगे हमारा है कि वर्क सीट क्या होती हैं। अ वर्क सीट इज द प्लेस वेयर द यूजर वर्क, जहाँ पे यूजर काम करता है, जहाँ पे आप लोग काम करते हो 2+2 लिखते हो आप एक्सेल पे, तो वो आपकी होती है वर्क सीट। जहाँ पे आप काम करते हो उसको हम बोलते हैं वर्क सीट बोलते हैं, वही को हम पेज बोलते हैं, पेज पे आप लोग काम करते हो। उसके बाद आता है रो आता है। तो रो क्या होते हैं, ये आपके हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होते हैं। कैसे होते हैं हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होते हैं। और एक्सेल में 10 48 576 क्या होते हैं रो होते हैं। अगर ये 2016 की बात हो रही है 2007 की बात हो रही, लेकिन 65 536 जो होते हैं वो 2000 आपके 3 में होते हैं। वो किस में होते हैं 2003 में होते हैं। अगला हमारा है कॉलम क्या होते हैं। तो कॉलम आपके वर्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं वर्टिकल होते हैं। और ये कितने होते हैं 16 384 होते हैं। इसी वैल्यू को हम अगर अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करें तो XFD बोलते हैं। क्या बोलते हैं XFD बोलते हैं। उसके बाद कॉलम एक्सेल में अगर 2016 की बात करें तो 2016 में है, लेकिन 2000 अगर हम 3 की बात करें तो 256 है। कितने हैं 256 है। सेल क्या होती है तो देखिए जहाँ पे रो और कॉलम की क्या होती है क्रॉसिंग होती है, जहाँ पे रो और कॉलम की क्रॉसिंग होती है उस पार्ट को हम इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं। अ सेल इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ रो कॉलम। ठीक,
इंटरेक्शन जहाँ पे कटान बिंदु होता है। अगर हम आगे बात करें फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन और द बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, जो पहले से बने बनाए आपके क्या होते हैं, फार्मूला होते हैं। फार्मूला क्या हैं, फार्मूलाज क्या हैं, फार्मूलाज की शुरुआत क्या होती है आपकी इक्वल सिंबल से फार्मूला, किसी भी फार्मूला की शुरुआत होती है। एमएस एक्सेल में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर तक जो है हो सकता है। एमएस एक्सेल में अगर हैज़ 4 टाइम आ जाए, इसका मतलब इस सेल में बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ी सामग्री है, इस कारण ये आपका हैज़ बता रहा है। अगला हमारा है कि वी लुकअप फार्मूला क्या होता है, तो वी लुकअप फार्मूला का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो वी लुकअप का होता है कि पता लगाने के लिए काम करता है। क्या किसी भी वी लुकअप जो होता है फंक्शंस से रिलेटेड संबंधित किसी भी चीज़ को पता लगाने, जिससे मान लीजिए आपका नाम हो गया, नाम के साथ फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है, अगर आप पार्टिकुलर अपने नाम से आप अपना एड्रेस देखना चाहते हो तो आप वी लुकअप के द्वारा देख सकते हो। फंक्शंस आ गए। अब यहाँ पे फंक्शंस है, केवल देखिए सम का मतलब होता है जोड़ना, सम का मतलब होता है जोड़ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, और मोड का मतलब होता है शेष निकालना, और शेष निकालने के बाद SQRT आता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। देखिए 49 लिखा हुआ है तो 49 SQRT का मतलब होता है ये 49 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद पावर आता है, पावर का मतलब होता है कि क्या, जैसे 2 5 की पावर हमने 2 लिख दिया तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं शॉर्टकट की, इसमें शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। कंट्रोल प्लस डी किसके लिए है, फिल डाउन के लिए है। कंट्रोल प्लस आर राइट के लिए है, फिल राइट के लिए है। और कंट्रोल प्लस आपका एफ जो है 9 है, वो क्या है, मैक्सिमाइज करेंट विंडो के लिए है। और उसके बाद आपका मैक्सिमाइज विंडो के लिए है क्या है, कंट्रोल प्लस F10 है। उसके बाद कंट्रोल प्लस इंसर्ट सेल के लिए है, कंट्रोल माइनस डिलीट सेल के लिए है। और कंट्रोल प्लस आपका क्या है, कंट्रोल प्लस आपका सेमी कॉलन किसके लिए है, तो ये आपका इंसर्ट डेट के लिए है। किसके लिए, इंसर्ट डेट के लिए है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका सेमी कॉलन किसके लिए है, जो है टाइम के लिए। किसके लिए है, टाइम के लिए है। अभ्यास प्रश्न देख लीजिए, एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, आपको पता ही है। निम्नलिखित में से जो है ग्राफिक्स फाइल इंस्ट्रक्शन नहीं है। देखिए ग्राफिक्स फाइल इंस्ट्रक्शन कौन सी इसमें ग्राफिक्स की नहीं है, तो आप बताइएगा इसमें कौन सी ग्राफिक्स का नहीं है। GIF नहीं है, या BMP नहीं है, या फिर आपका JPG नहीं है, या फिर टेक्स्ट नहीं है। तो ये जो तीनों आपके हैं वो किसके लिए हैं, ग्राफिक्स के लिए हैं। और लेकिन टेक्स्ट किसके लिए होता है, वर्ड के लिए होता है, नोटपैड के लिए होता है, इसलिए ग्राफिक्स नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। अगला हमारा है स्प्रेडशीट। एक्सेल जो है हो, एक्सेल में स्प्रेडशीट ना वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं। इस एक्सेल में जो वर्कशीट होती है उसके समूह को क्या करते हैं। वर्कशीट हमने बताया था, वर्कबुक में सीधे टिक कर दीजिए। अगला है हमारा किसी जो है वर्कशीट का प्रथम सेल का एड्रेस क्या होगा, तो प्रथम का क्या होता है, देखिए ए आपका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। उसके बाद 1 क्या हो जाएगा, रो। तो आपका रो और कॉलम से क्या बनता है, आपका सेल बनता है। तो हाँ ये याद रखिएगा कि पहले कॉलम से स्टार्टिंग होती है। लेकिन ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में ये भी हो सकता है, A1 भी हो सकता है, लेकिन ये गलत होगा। आप हमेशा 1A गलत हो जाएगा, 1A गलत हो जाएगा, A1 हमेशा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, अभी आपको बताया गया है कि इक्वल सिंबल से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपका एक्सेल में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, तो जो भी आपने वर्ड में सीखी वही शॉर्टकट की यहाँ पे भी काम करेंगे। कंट्रोल प्लस S का काम यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं आगे, पावर पॉइंट देख लेते हैं। पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपके 3 बटन होते हैं, ये 3 बटन हर एक सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन बोलते हैं। मैक्सिमाइज, रीस्टोर और मिनिमाइज क्लोज बटन इनको बोलते हैं। ये मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज रीस्टोर होता है, ये क्लोज बटन होता है। ये कौन सा होता है, क्लोज बटन होता है। आगे चलते हैं कि टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। फिर से हम बताते हैं, इसको हम स्लाइड बोलते हैं। क्या होता है, स्लाइड होता है। ये आपके क्या होते हैं, ये रूलर होते हैं। क्या होते हैं, रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। ये आपका क्या होता है, वर्टिकल होता है। ये रूलर का मतलब होता है ये कार्य क्षेत्र को जो नापते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपका ये क्या होता है, तो ये हमारे प्लेस होल्डर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं। इन्हें में हम कुछ ना कुछ क्या कर लिखते हैं, अपने प्रेजेंटेशन, अपनी बातों को हम लिखते हैं। अब प्रेजेंटेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, वीडियो, सब कुछ, म्यूजिक वगैरह सब कुछ इस सॉफ्टवेयर पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो पावर पॉइंट
पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड शो के लिए किया जाता है। किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए और स्लाइड शो। यहाँ पे स्लाइड का मतलब आप समझिएगा, स्लाइड का मतलब होता है कि पेज से संबंधित है। इसका मतलब है कि पावर पॉइंट के पेज को हम स्लाइड बोलते हैं। शो का मतलब आप समझ रहे होंगे। उसके बाद पावर पॉइंट के पेज को हम स्लाइड कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, तो अधिकतम जूम हम कितना कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, और मिनिमम कितना होता है, 10 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट 67 पे सेट होता है। अगला हमारा है कि कौन कौन से इसमें लेआउट होते हैं। लेआउट हमारा क्या होता है, लेआउट किसी भी प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स या स्लाइड्स के व्यवस्थापन, विषय वस्तु को बोलने का काम करता है। उसके बाद व्यू आता है। तो व्यू क्या होता है, किसी भी प्रेजेंटेशन को जब तैयार कर लेते हैं तो उसे देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो व्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉर्मल व्यू हो गया, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया, उसके बाद हैंड मास्टर हो गया, व्यू हो गया, नोट्स मास्टर हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, तो ये सभी आपके व्यू होते हैं। अगला पॉइंट है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉट पीपीटी या फिर .pptx होता है। इसके बाद रन कमांड के द्वारा हम पावर पॉइंट को किससे खोलते हैं, तो पावर पॉइंट यानी कि पावर PNT के नाम से PNT डालते हैं रन कमांड के लिए, तो आप वहाँ पे खोल सकते हो। पावर पॉइंट को हम रन कमांड के द्वारा PPT यानी कि पावर PNT से खोल सकते हैं, पावर PNT से खोल सकते हैं। उसके बाद हमारा है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। अगला हमारा है कि करंट प्रेजेंटेशन में कहीं नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Ctrl+M का यूज़ करते हैं नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। अगर नई फाइल को इंसर्ट करने के लिए होगा तो Ctrl+N होगा। अगर पावर पॉइंट में स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए हम किस ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, तो नोट्स व्यू का यूज़ करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप स्लाइड शो को रोक सकते हैं किससे, आप इससे रोक सकते हैं। किससे रोक सकते हैं, स्किप से आप रोक सकते हैं। उसके बाद कुछ शॉर्टकट की हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, जैसे ये हैं, ये कट के लिए आप देख सकते हैं, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए और अंडू के लिए तो आप देख सकते हैं। और न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो Ctrl+N। और ये सारी शॉर्टकट की हमने आपको वर्ड में पढ़ा दिया है। Ctrl+X कट, Ctrl+C कॉपी, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। और Ctrl+O हो जाएगा ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। कोई भी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए हम Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं। क्लोज करने के लिए Ctrl+X इस्तेमाल करते हैं। सेव के लिए Ctrl+F12 सेव एज के लिए होता है। Ctrl+P होता है किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए। आगे Ctrl+Q किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पावर पॉइंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+Q, Ctrl+Y किसके लिए, रीडू के लिए। Ctrl+T किसके लिए है, डुप्लीकेट के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, Ctrl+D जो है वो डुप्लीकेट के लिए। Ctrl+F किसके लिए है, तो ये आपका फाइंड के लिए है। आगे चलते हैं तो H किसके लिए है, रिप्लेस के लिए है। और Ctrl+Shift+F जो 7 है वो अपडेट लिंक्स के लिए, किसके लिए, अपडेट लिंक्स के लिए है। आगे हमारा आता है तो Ctrl+G किसके लिए है, आपका शो गाइड्स के लिए है। उसके बाद Shift+ आपका क्लिक व्यू बटन किसके लिए, स्विच टू मास्टर व्यू के लिए है। और इम्पॉर्टेंट है फिर से आ गई शॉर्टकट की, और ये है Ctrl+M क्रिएट न्यू स्लाइड। क्या है, क्रिएट न्यू स्लाइड। इंटरनेट में डिवीज़न करते हैं तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसका मतलब है कई सारे जब नेटवर्क आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं तो एक बड़ा सा नेटवर्क बनता है। उस नेटवर्क को हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म सुनिएगा। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इसका होता है इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट एक नेटवर्कों का जाल होता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना होती है। इसका मतलब आप कभी भी इंटरनेट के बारे में बात करी जाए तो इंटरनेट क्या होता है, जो
जो है कई सारे नेटवर्कों का समूह होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, वेब होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मकड़ी का जाल। इंटरनेट हमारे दुनिया में कैसे फैला हुआ है, जिससे आपके यहाँ मकड़ी के जाले होते हैं, उसी तरीके से ये पूरा इंटरनेट फैला हुआ है। आगे बात करते हैं इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो इंटरनेट की शुरुआत और इसकी खोज किसने की थी, तो विंटसर्फ ने इसकी खोज की थी। और इंटरनेट की शुरुआत किस सन में हुई थी, 1969 में हुई थी। पहला नेटवर्क आपका कौन सा था, तो अर्पानेट था। अर्पानेट का फुल फॉर्म एक बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे है इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो इंटरनेट की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो अमेरिका में जो आपकी मिलिट्री लैब थी वहाँ पे आपकी इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, या फिर अर्पानेट की शुरुआत हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे इंटरनेट की शुरुआत या फिर अर्पानेट की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो आर्मी के जो आपके डिफेंस थी अमेरिका की, वहाँ पे इसका जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करते हैं, बीजेपी ऐसी पार्टी थी जिसने इंटरनेट पर पहले अपनी वेबसाइट बना ली थी। अगला है इंटरनेट की जो शुरुआत है वो भारत में कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की थी, तो VSNL के द्वारा की गई थी। VSNL का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, और इसका नाम बाद में क्या कर दिया गया था, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। आगे है IT एक्ट कब आया, तो IT एक्ट जो है अधिनियम हमारा आपका आया 17 जून 2000 को पारित हुआ। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन कौन से आते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के बीच जो है डेटा पैकेट में भेजता है। क्या करता है, डेटा को पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में तोड़ लेता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, उसको आगे भेज देता है। कौन सा आता है सबसे पहले, तो पहले आता है आपका क्या, इंटरनेट में IP एड्रेस। IP एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। इंटरनेट से जो भी डिवाइस जुड़ी होती है उनकी पहचान के लिए एक विशेष प्रकार का नंबर होता है। क्या होता है, इंटरनेट पे जो भी आपकी डिवाइस से जुड़ी होती हैं, इन्हीं डिवाइसों के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि इंटरनेट पे जो भी क्राइम्स होते हैं या जो भी गतिविधियां होती हैं, तो उनका पता लगाया जाता है, इन्हीं डिवाइसों के द्वारा लगा लिया जाता है। इसी एड्रेस के द्वारा लगाया जाता है कि किस यूज़र द्वारा क्या क्या चीज़ें अपलोड की गई हैं और क्या क्या चीज़ें डाउनलोड की गई हैं, इसी के द्वारा यहाँ पे पहचान होती है। अगला हमारा है कि सभी IP एड्रेस एक समान नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। जिससे आपके घर का मकान नंबर होता है वो क्या होता है, एक मिनट, हाँ, जैसे सबके क्या होते हैं, घर के एक नंबर होते हैं, उसी तरीके से IP एड्रेस होता है, उसी तरीके से IP एड्रेस होता है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि सभी के IP एड्रेस क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। मतलब सभी के IP एड्रेस क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, सबके IP एड्रेस अलग अलग होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपका IP जो V4 है, V4 जो है 32 बिट पे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसमें 0 से लेकर 255 तक अंक होते हैं। और ये इसमें कितने अंकों का समूह होता है, 4 जो है समूह होते हैं इसमें। और ये 3 डॉट से अलग करते हैं, जिससे 100 आपका 61 आ गया, 0.25 आ गया, फिर 0.232 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब है कि आप 256.36.32.0 ये नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 255 या फिर उससे कम होना चाहिए। अगला हमारा है IPv6, बहुत इंपॉर्टेंट है IPv6। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है कौन सा है, 6 है। हाँ, IPv4 का मतलब आप फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 वर्जन 4 ना, समझ रहे हैं ना, वर्जन 6 और वर्जन 6 और वर्जन 4। तो पहले 4 था, अब 6 हो गया। अब बात करते हैं ये कितने बिट पे काम करता है, तो ये 128 बिट पे काम करता है। और इसमें हेक्साडेसिमल के कितने अंकों का समूह होता है, तो 8 अंकों का समूह होता है। अगला हमारा आता है www। तो www की खोज किसने की थी, टिम बर्नर ली ने की थी। और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, टिम बर्नर ली द्वारा इनको खोजा गया था। और कब खोजा गया था, इसके बारे में आप अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आगे है वेबसाइट क्या होती हैं, तो वेबसाइट टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जो है इन सभी का क्या होती हैं, कलेक्शन होती हैं या मिलाकर बनाई जाती हैं। यह टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जो है, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इमेज, इन सभी का क्या होती है, कलेक्शन होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। वेब पेज क्या होते हैं, तो वेब पेज क्या होते हैं, यहाँ पे समझिएगा कि HTML के द्वारा, वेब पेज HTML द्वारा लिखा गया डॉक्यूमेंट्स होता है। इसका मतलब HTML द्वारा जो आपके डिज़ाइन की जाती है पेजों की, वो आपकी वेब पेज कहलाते हैं।
इसको ट्रांसलेट करने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। आगे रहते हैं, डाउनलोडिंग क्या होती है? तो डाउनलोडिंग जब कोई फाइल सर्वर से क्लाइंट तक भेजी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं। सर्वर क्या होता है? मुख्य कंप्यूटर होता है। सर्वर क्या होता है? मुख्य कंप्यूटर होता है। जो हम लोगों के कंप्यूटर होते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं क्लाइंट। तो जब कोई फाइल जब सर्वर से क्लाइंट पे आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। क्योंकि सर्वर ऊपर है और क्लाइंट नीचे है, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो वो डाउन में जाती है। अगर हम कहें अपलोडिंग की बात करें तो अपलोडिंग का मतलब होता है कि कोई फाइल हम सर्वर से क्लाइंट से सर्वर की ओर भेजेंगे। कहाँ से? क्लाइंट की से सर्वर की ओर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो अपलोडिंग हो जाएगी। जब कोई फाइल क्लाइंट से सर्वर पर भेजी जाती है तो उसे अपलोडिंग कहते हैं। और इन दोनों के बीच में आप देखिएगा, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के बीच में हमारा FTP काम करता है। कौन काम करता है? FTP, जिसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से क्लियर है कि FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब कोई फाइल डाउनलोड की जाती है या फिर अपलोड की जाती है तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? FTP प्रोटोकॉल काम करता है। अब कुछ डोमेन नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। .com अगर आ जाए तो कॉमर्शियल के लिए, वाणिज्य के लिए। .edu आ जाए तो एजुकेशन के लिए, संस्थान के लिए। अगर .gov आ जाए तो गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए। .mil आ जाए तो मिलिट्री के लिए। उसके बाद .net आ जाए तो नेटवर्किंग के लिए। उसके बाद .org आ जाए तो किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और CO जाए तो कंपनी के लिए। .in आ जाए तो किसके लिए हो जाएगा? इंडिया के लिए हो जाएगा। आगे है ISP क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती हैं। ऐसी कंपनियां होती हैं जिसके द्वारा हम इंटरनेट की सर्विस को ले सकते हैं। यह कंपनियां होती हैं, यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यह कंपनियां होती हैं जो इंटरनेट की सर्विस या इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती हैं। जैसे जियो हो गया, बड़ा सा लिखा हुआ है, रिलायंस हो गए, VI हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड हो गया। ये सभी आपकी क्या होती हैं? ISP कंपनियां होती हैं। मॉडेम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसका फुल फॉर्म आप देख रहे होंगे, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको हम बोलते हैं DSL, जिसको हम क्या बोलते हैं? DSL बोलते हैं। DSL का मतलब होता है कि यह टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। यह टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट जो है, टेलीफोन की जो लाइनें होती हैं उनके माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। इसको बोलते हैं DLS बोलते हैं। HTML क्या है? HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यह एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। कौन सी डिजाइनिंग है? वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है या फिर वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज है। अगला हमारा आता है पॉइंट, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? तो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं कि यह HTML जो है, HTML से बना एक पेज को ट्रांसलेट करता है। यह HTML से जो बने पेज होते हैं उनको ट्रांसलेट करने का काम करता है। वेब ब्राउज़र हमारे लिए इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए हमारा जो है एक प्लेटफॉर्म होता है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है और ये वेब ब्राउज़र है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस द्वारा इसको 1995 में बनाया गया था। किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। 1995 में इसको बनाया गया था। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है कि नहीं? बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। किसमें? ये आपका किस में इंस्टॉल होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में इंस्टॉल होता है। ठीक, और भी बहुत सारे हैं, इनके नाम बता देते हैं। गूगल क्रोम 2008 में बना। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा 2000 में आया। सफारी वेब ब्राउज़र। उसके बाद आपके ये सब आपके जो है नेटस्केप नेविगेटर या फिर ब्राउज़र 2007 में आया। सर्च इंजन, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम सर्च करने के लिए, किसी भी चीज़ को हम सर्च करने के लिए हम सर्च इंजन का जो है सहायता लेते हैं। ये सर्च इंजन कहाँ पे पाए जाते हैं? किसी भी वेब ब्राउज़र में ये सर्च इंजन आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका गूगल हो गया, सर्च इंजन बहुत पॉपुलर है। गूगल बहुत पॉपुलर है, याहू बहुत पॉपुलर है, बिंग बहुत पॉपुलर है, अल्टा विस्टा बहुत पॉपुलर है। उसके बाद हॉटबॉट बहुत पॉपुलर है और लाइकोस है, फिर आस्क है, उसके बाद एल्गो है, उसके बाद फिर आपका क्या है? एक्साइट है ना। तो ये सब एक्साइट, ये सब आपके क्या है? सर्च इंजन है। ये सब क्या है? सर्च इंजन है।
हाँ, ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पे देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है। तो ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है ये दो प्रकार के होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं बातों का। तो गाइडेड मीडिया होती है और दूसरी होती है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होती है, जिसको चलने के लिए किसी तार या केबल की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया बोलते हैं। अनगाइडेड मीडिया क्या होती है, जिसको चलने के लिए किसी तार या केबल की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया बोलते हैं, अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। जैसे वाईफाई हो गया, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सब आपकी क्या होती हैं, तो ये सब होती हैं आपकी आपकी अनगाइडेड मीडिया। और यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम वार्तालाप करते हैं, जो तरंगे होती हैं, तरंगे दो प्रकार से होती हैं, एक होती हैं गाइडेड में और एक होती हैं अनगाइडेड में। गाइडेड का मतलब होता है किसी तार या केबल के माध्यम से आती है, जैसे आपके यहाँ टेलीविजन हो गया, उसके बाद लाइट हो गया। अगर वाईफाई की बात करें तो ये अनगाइडेड, क्योंकि इसको चलने के लिए किसी तार केबल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मोबाइल फोन्स यूज़ करते हो तो वो अनगाइडेड में हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई तार या केबल की आवश्यकता नहीं हो रही है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडिलिटी है। क्या है, वायरलेस फिडिलिटी है। उसके बाद लाईफाई आएगा, इसके बाद क्या आएगा, लाईफाई आएगा। लाईफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडिलिटी होता है। क्या होता है, यहाँ पे केवल लाइट कर दीजिएगा और फिडिलिटी आपका रहेगा। उसके बाद हम तीन प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि ये जो है मैन और जो है वैन की तुलना में क्या होते हैं, छोटे नेटवर्क होते हैं। इसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, भवन, ऑफिस यहाँ पे लगाते हैं। देखिए लैन समझिएगा कि लैन का इस्तेमाल हम लोग लोकल क्षेत्र में करते हैं, इसका नाम इसीलिए पड़ गया लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, जैसे आप अपने घर पे लगा सकते हो, यूनिवर्सिटी में लगा सकते हो, कैंपस में लगा सकते हो, या फिर कहीं हवाई अड्डा हो गया, छोटा समूह है और इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है 1000 MBPS होती है। इसका मतलब 1 मिनट में 1000 MB, 1 सेकंड में 1000 MB की गति ये दे देगा, स्पीड दे देगा। और मैन की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मैन जो है 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क से बनता है। ये 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जब आपस में जोड़ देते हैं तब हमारा मैन बन जाता है। और इसका इस्तेमाल हम किसी शहर की सीमाओं तक करते हैं। कोई शहर है या कस्बा है तो वहीं पर करेंगे। और इसकी गति होती है 100 से 1000 MBPS, इससे ज़्यादा नहीं होती है। उसकी 1000 से ज़्यादा होती थी। वैन आता है, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, देश विदेश में फैला हुआ है। इसी पे आपका इंटरनेट काम करता है। इस बैंक द्वारा प्रदत्त ATM की सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। देखिए अब ATM कार्ड किससे चलता है, ATM मशीन जो होती है वो किससे चलेगा, तो वो आपका वैन से चलेगा। और इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। इसका मतलब है कि ये सबसे इसकी स्पीड क्यों, क्योंकि बहुत दूर फैला हुआ है, इसकी स्पीड 10 से 100 MBPS होती है। आगे है टोपोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टोपोलॉजी टोटल कितनी होती है, 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। बस हो गया, रिंग हो गया, स्टार हो गया, और इसी तरीके से सारी टोपोलॉजी हैं आपकी। बस टोपोलॉजी देखते हैं तो बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होते हैं वो एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। देख लीजिए बस में आपके कंप्यूटर जो होंगे वो एक सीधी रेखा में जुड़े होंगे। सीधे आप समझिएगा कि बस में आपके सीधे कंप्यूटर क्या होते हैं, एक ही उसमें जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी एक तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर एक तार से ही जुड़े होते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर में कौन सा जो है डिवाइस रख के हम चारों तरफ कंप्यूटर को जोड़ लेते हैं, तो आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है। इसमें सभी डिवाइस एक मुख्य केबल से जुड़ी होती हैं या इंस्टॉल होती हैं, ठीक। और यह सस्ती भी होती हैं, या कैसी होती हैं, आसान और सस्ती भी होती हैं। इसका इस्तेमाल बड़े नेटवर्कों के लिए किया जाता है, ठीक। सबसे बड़े नेटवर्क के लिए उपयोग कर रहा है इस समय। अगर हम बात करें रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी देखिए गोला बन जाएगा, और गोला बनने के बाद इसका मतलब रिंग छल्ला बन गया, उसी में सब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए जाएंगे। इनको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। अगला है हमारा मेश टोपोलॉजी। देखिए मेश टोपोलॉजी में क्या करते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, और यह सबसे महंगी टोपोलॉजी होती है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से ना जुड़ा हो। तो मेश टोपोलॉजी ऐसी होती है कि इसमें प्रत्येक जो है दूसरी नोड सभी नोड से जुड़ी होती है। यदि इसमें कोई डिवाइस फेल हो जाती है तो इसमें केवल एक नोड प्रभावित होती है। यह काफ़ी महंगी टोपोलॉजी होती है। कैसी, काफ़ी महंगी टोपोलॉजी होती है। उसके बाद लास्ट हमारी टोपोलॉजी आती है स्टार टोपोलॉजी। यह बस
ट्री टोपोलॉजी आती है, यह बस और स्टार दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक नोड आपका आएगा, यहाँ से एक नोड रहेगा, यहाँ से एक कंप्यूटर रहेगा, उसकी एक शाखा बनेगी, फिर इसकी दो शाखाएं बनेंगी, फिर इसकी दो शाखाएं बनेंगी, फिर इसकी दो बनेंगी, इसकी दो बनेंगी, इसकी दो बनेंगी। जैसे आपका ट्री होता है उसी तरीके से ये आपकी टोपोलॉजी होती है। उसके बाद OSI मॉडल, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो 7 लेयर होती हैं। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं एक बार इसको अच्छे से समझिएगा। तो एप्लीकेशंस लेयर जो होती है वो 7 नंबर पे होती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो आपकी 6 नंबर पे होती है। सेक्शन लेयर जो होती है वो 5 पे होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो 4 पे होती है। उसके बाद नेटवर्क लेयर होती है वो 3 नंबर पे होती है। उसके बाद आपका D यानी कि डेटा लिंक होती है वो जो 2 पे होती है। और फिजिकल लेयर जो होती है वो आपकी फर्स्ट पे होती है। तो फिजिकल लेयर सबसे पहली होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, तो फिजिकल। याद कैसे करना है? देखिए, याद आपको इस तरीके से रखना है कि आपको 7 लेयर को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, P और D और NT, ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है, PDNT, PDNT का मतलब है फिजिकल, और उसके बाद डेटा, फिर आपका नेटवर्क, फिर आपका ट्रांसपोर्ट, फिर आपको कर देना है SPA कर देना। क्या है? SPA कर देना, SPA। तो S से क्या हो जाएगा? सेशन हो जाएगा। उसके बाद P से क्या हो जाएगा? आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। और A से क्या हो जाएगा? आपका एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आपका S जो है SMTP कहाँ पे यूज़ होता है? तो आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होगा। उसके बाद ये आपके HTTP कहाँ पे यूज होते हैं? तो ये प्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे तैयार करके जाना है। आगे है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए एक नियम का प्रयोग होता है। इस नियम के समूह को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने प्रकार होते हैं आप देख सकते हैं। HTTP होता है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल में कौन कौन से वो यूज़ होते हैं? SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद POP होता है, POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। फिर उसके बाद आपका IMAP होता है। और उसके बाद आपका होता है टेलनेट। टेलनेट का मतलब होता है रिमोट लॉगिन। टेलनेट यहीं पे जहाँ से आ जाए वहाँ रिमोट लॉगिन लिखा हो तो आप बता दीजिएगा रिमोट लॉगिन, इसका वो हो जाएगा। देखिए, एक रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर है। टेलनेट क्या है? एक रिमोट लॉगिन है। जैसे टीम व्यूअर होता सॉफ्टवेयर हो, इसका प्रयोग करके आप दूर रखे किसी कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई सिस्टम या मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर गड़बड़ हो गया है और उसमें आपको चेंज करवाना है, मतलब उसको सही करवाना है, तो आप इस सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी को अपना पासवर्ड बता के वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को अपने जो है अधीन में ले लेगा और उसमें जो है वो जो भी सेटिंग्स आपने गड़बड़ की हैं वो सारी चीज़ें वो ऑपरेट कर देगा, सही कर देगा। FTP क्या है कि फाइल को स्थानांतरित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्थानांतरित का मतलब है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग करते समय हम FTP का यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अगला हमारा है SMTP प्रोटोकॉल है। यह क्या है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि SMTP का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो इसका प्रयोग हम मेल भेजने के लिए करते हैं। और IMAP और POP3 को मेल प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। किसके लिए? मेल प्राप्त करने के लिए इन दोनों का यूज़ करते हैं। और SMTP का हम यूज़ करते हैं मेल को भेजने के लिए। अधिकांश ईमेल सर्विस प्रदाता POP3 का यूज़ करते हैं करते समय मेल भेजने के लिए SMTP का यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं। मल्टीमीडिया आता है। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है मल्टी और दूसरा है मीडिया। तो मल्टी का अर्थ होता है अनेक। मल्टी का मतलब कहते हैं मल्टी का मतलब अनेक, और मीडिया का मतलब होता है साधन। मीडिया का मतलब क्या होता है? साधन होता है। यह ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इन सभी का क्या है? कलेक्शन है। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया का अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें आप देखते होंगे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, ये सभी चीज़ें आपको मिलती होंगी। उसके बाद मल्टीमीडिया के उपयोग कौन कौन से, किस क्षेत्र में मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं? तो शिक्षा के क्षेत्र
क्षेत्र में करते हैं, टेक्नोलॉजी विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं, गेम्स के करते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में इसका यूज़ करते हैं और मनोरंजन के क्षेत्र में भी करते हैं, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी करते हैं। अगर हम बात करते हैं मल्टीमीडिया के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट कंपोनेंट्स होता है। टेक्स्ट का मतलब होता है या अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जहाँ पे नंबर सिंबल का यूज़ होता है और उनको हम अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। कुछ चिन्ह का कलेक्शन होता है। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट में आपको क्या क्या मिलेगा? अल्फ़ाबेट मिलेगा, नंबर मिलेगा और आपके सिंबल मिलेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं टेक्स्ट। ऑडियो, हम किसी भी संदेश को आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ठीक, ऑडियो का मतलब है कि किसी भी संदेश को हम रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, वो ऑडियो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपका ऑडियो हो जाएगा। ये हेडिंग बनी है, यहाँ पे हेडिंग नहीं बनी हुई है लेकिन हेडिंग समझिए। ये क्या होता है? वीडियो क्या होता है? वीडियो क्या होता है? इसे चलचित्र भी कहा जाता है। वीडियो को हम चलचित्र भी कहते हैं, जहाँ ऑडियो व इमेज का कलेक्शन होता है। वीडियो में ऑडियो का और ऑडियो के साथ साथ आपका इमेज का भी कलेक्शन होता है। अगला हमारा है एनिमेशन। क्या होता है? एनिमेशन क्या होता है? एक या एक से अधिक इमेज का एक क्या होता है, एक साथ मूव किया कराया जाता है, तो उसे एनिमेशन बोलते हैं। देखिए एनिमेशन का मतलब आप देख रहे थे, दो तीन चित्र होते हैं और वो क्या करते रहते हैं रिमूव, मतलब मूव करते रहते हैं। आपको एनिमेशन दिखा देते हैं कैसे एनिमेशन होते हैं। आप देख सकते हैं ये सब आपके क्या है? एनिमेशन है। ये क्या है? आपके एनिमेशन है। ये मूव करते रहते हैं। ये क्या है? थोड़ा थोड़ा मूव करते रहते हैं। हमने आपको एनिमेशन दिखा दिए। चलिए चलते हैं टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे ट्रांसलेटर देखते हैं। ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं? तो ट्रांसलेटर में हमारा क्या आता है? कंपाइलर आता है। तो कंपाइलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंपाइलर क्या करता है? तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, यह क्या होता है? कंपाइलर एक प्रकार का क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज को, उच्च स्तरीय भाषा को किसमें कर देता है? मशीन भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। और ये अनुवाद करते समय, ट्रांसलेट करते समय उच्च स्तरीय भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा में जो सोर्स होते हैं उन कोडों को क्या कर देता है? ये आपका दिखा देता है। उसके बाद आपका क्या है? यह किसी प्रोग्राम को अनुवाद करता है। अनुवाद करने के साथ साथ क्या करता है? जो है त्रुटियां भी बताता रहता है। क्या बताता रहता है? त्रुटियां भी बताता रहता है। इंटरप्रेटर आता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? यह भी आपका एक प्रकार का क्या होता है? प्रोग्राम होता है, जो किसी उच्च स्तरीय भाषा को किसमें बदल देता है? तो आपका मशीन कोड में बदल देता है और यह एक एक लाइन को, मतलब एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। यहाँ से अभी बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी कि क्या क्या होती हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा, ये आप समझिएगा बिल्कुल अच्छे से। कंपाइलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखिए कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, पहली बात। और लो लेवल लैंग्वेज को दूसरी बात करता है इंटरप्रेटर, क्या करता है कि ये काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ये दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है? अब अंतर देखिएगा। अंतर क्या होता है कि यह किसी प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है, एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। कितनी बार में? एक बार में। और ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर, और ये एक प्रोग्राम को एक बार में। और तीसरी बात यहाँ पे याद रखिएगा, तीसरी बात ये है कि जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या है? ट्रांसलेट करते करते ये त्रुटियां भी बता देता है, गलती बता देता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो गलती नहीं बताता है, वो सीधे प्रोग्राम को बंद कर देता है, ट्रांसलेट करना बंद कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं असेंबलर क्या होता है? तो असेंबलर क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रोग्राम है, असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। और असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम, लिखा गया कोई प्रोग्राम जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। लिखे गए प्रोग्राम, लिखे गए उस प्रोग्राम को जो है निमोनिक्स कोड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निमोनिक्स कोड क्या बोलते हैं? जैसे ऐड, डिवाइड, जो है आपका मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, ये सब आपके क्या होते हैं? न्यूमेरिक कोड्स के उदाहरण होते हैं। अब यहाँ पे अंतर आप देख लीजिए, इसमें क्या है? पहला अंतर हमने बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करता है। ये आपका क्या है? असेंबली लेवल लैंग्वेज को, असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात हमारी है कि यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में कर देता है। ये लाइन बाय लाइन करता है। ये क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। ये आपका क्या होता है? ये बिल्कुल अलग होता है, ये सिमिलर होता है। इन दोनों में ये बातें हो गई। ये गलती बताता है, ये गलती भी बताता है, ये गलती बताता है, ये गलती नहीं बताता है। ये प्रोग्राम को सीधे बंद कर देता है जहाँ गलती मिलती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपको हम एक सूचना बता देते हैं कि हम यूपीएसआई की जो तैयारी करवा रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर दे रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद हम आपकी टाइपिंग की तैयारी करवाने लगेंगे, और उसके पहले हम कंप्यूटर की जो आपकी HTML की जो क्लास अभी बाकी है, इसके बाद आपको HTML की जो भी इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उनको हम टैग की वीडियोज़ अलग से बना देंगे और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।